तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मेरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 91 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सियोल जो होता है वहां पर एल्डर के पीछे पीछे चल पड़ता है। तो एल्डर उसको अपने साथ लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और साथ ही में सियोल भी सोच रहा होता है कि मेरे यहाँ पर ये सब कुछ करने के पीछे एक मकसद ये भी था, मैंने हारैन को जानबूझकर इसलिए बचाया था ताकि मिस हारैन जो है यहाँ पर मुझे इस तक पहुंचा सके और जो एल्डर्स मेरे तक पहुंच सके और एल्डर्स यहाँ पर मुझे अपने साथ अंडरग्राउंड सेक्टर में लेकर आ सके। मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि एल्डर्स जो है हारैन को यानी कि जो उसके मेंबर्स हो अंडरग्राउंड के मेंबर्स उनको बचाने के लिए कुछ भी करते हैं। और अब जबकि मैंने यहाँ पर हारैन की जान बचाई है तो ये एल्डर्स जो है यहाँ पर बदले मुझसे मिलना जरूर चाहेंगे। तो सियोल के साथ वहां पर चलते चलते एक रूम की तरफ आता है। तो एक रूम के अंदर वहां पर एल्डर्स होते हैं, उसे कहते हैं कि आप अंदर चले जाओ, सेक्टर लीडर तुमसे मिलेंगे। तो सियोल भी जैसे वहां पर अंदर आता है तो वहां पर एक लड़का खड़ा होता है जो कि काफी ज्यादा यंग होता है, शायद यहाँ पर 18 साल उसकी एज होती है। तो वो लड़का उसे वेलकम करता है। तो सियोल भी कहता है कि ये क्या, ये तो यहाँ का ब्रांच लीडर है, उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे उसका नाम बताया जाता है कि उसका नाम ओकायू है, लेकिन वो काफी ज्यादा यंग होता है। तो इसी के साथ ही ओकायू कहता है कि ये क्या, तुम भी यहाँ पर देखकर मुझे इस तरह से रिएक्शन दे रहे हो। मुझे लगता है कि जब भी मैं किसी से मिलता हूँ वो यही कहता है कि यहाँ पर ब्रांच लीडर इतना ज्यादा यंग क्यों है, किसी बुढ़े आदमी को होना चाहिए था, प्लीज यहाँ पर आकर बैठ जाओ, हम लोग डिटेल में बात करते हैं। और साथ ही उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर तो कुछ भी किया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम्हें देखकर ही बताया जा सकता है कि तुम इस एरिया के बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि अब तुम्हें ये कैसे पता चला। तो वो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में नहीं जान सकता कि तुम इस एरिया के हो या नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन मैं हासिल कर चुका हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता चला, तुम्हारे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी। इसका मतलब है कि तुम इस एरिया के हो ही नहीं और साथ ही तुम बस यहाँ पर एक कैरेज में आए थे। बताओ कि तुम यहाँ पर एक आउटसाइडर हो, मुझे यहाँ पर बाहर की दीवारों के यानी कि दीवारों के दूसरी तरफ के दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। शायद तुम यहाँ पर किसी दूसरे कल्ट से हो सकते हो, तुम किसी बड़े सेक्टर से हो सकते हो या फिर नॉर्दर्न आइस पैलेस से हो सकते हो। मैं यहाँ पर करेक्टली कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन मैं यहाँ पर इतना जानता हूँ कि तुम यहाँ पर हमारे दुश्मन तो बिल्कुल भी नहीं हो। यहाँ पर आने के बाद तुमने हमारे लिए काफी कुछ अच्छा भी किया है। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे बारे में और क्या कुछ जाना है। तो वो कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर आने के बाद तुमने कुछ ऐसा किया है जो काफी ज्यादा खतरनाक है, जैसे कि तुमने यहाँ पर चैंगशी को मार डाला जो कि रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के एक बॉसेस में से एक था, जो कि यहाँ पर मांजुंग के लिए काम करता था। इसका मतलब यह है कि तुमने यहाँ पर हारैन की जान बचाने के साथ साथ हमसे मिलने के लिए ये सब कुछ किया है और ये सिर्फ और सिर्फ हारैन को बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं था। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि हाँ ये बात तो वाकई में सच है। तो ओकायू से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इस बात से अंदाजा लगा सकता हूँ कि तुम कहाँ से आए होगे अगर तुम मुझसे यहाँ पर सवाल पूछो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि लगता है कि ये वाकई में यहाँ पर ब्रांच लीडर होने के लायक है, इसने यहाँ पर कुछ ही बातों से यहाँ पर इस बात का आइडिया लगा लिया है कि मैं यहाँ पर किस मकसद से आया हूँ। तो सियोल भी से कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुमसे पूछ लेता हूँ। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि मुझे एक बंदे के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसका नाम चियोनजैंग सेंग है, जो कि मांजुंग जियोम का बॉडी गार्ड है। क्या तुम मुझे उसके बारे में डिटेल्स दे सकते हो। ये बात सुनते ही वो लड़का ओकायू जो होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। तुम्हारा सियोल भी कहता है इसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर मुझे यहाँ पर समझ आ गया कि इसे यहाँ पर पता है कि मैं डिमोनिक सेक्टर से हो सकता हूं, क्योंकि मैं यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के मास्टर सैंग के बारे में से पूछ रहा हूं और डिमोनिक सेक्टर के लोगों की जब भी बात की जाती है सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। तो ओकायू से कहता है क्या तुम वाकई में वहां पर से हो। तुम्हारा सियोल भी कहता है हाँ मैं अभी वहीं से हूं। तो इसी के साथ ही ओकायू जो होता है वो और भी ज्यादा सरप्राइज्ड होता है। फिर साथ ही वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये तो यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर से है। जबकि हमारा सियोल भी सोच रहा है अब यहाँ पर क्या होगा, क्या ये वाकई में मेरी कोई मदद कर पाएगा या नहीं। इसे पता चल गया है कि मैं डिमोनिक सेक्टर से हूँ, लेकिन क्या ये मेरी मदद कर सकता है या क्या ये मेरी मदद करेगा या फिर नहीं, क्योंकि मैं डिमोनिक सेक्टर से और मैं यहाँ पर एक डिमोनिक सेक्टर का मेंबर हूँ, लेकिन किसी दूसरे डिमोनिक सेक्टर के मेंबर की इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ। इसका मतलब है कि अगर ये मेरी मदद करेगा तो ये डिमोनिक सेक्टर के इंटरनल वार में फंस जाएगा, जहां पर दो ग्रुप्स आपस में फाइट करने वाले हैं, लेकिन ये जहां पर बीच में मुफ्त में फंस जाएगा। तो सियोल से कहता है कि तुम यहाँ पर इस बात से काफी हैरान हो रहे होगे कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी फाइट के बीच में खींचना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारे पास सैंग की इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ, हालांकि मैं खुद भी यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर से हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर तुम मुझे इन्फॉर्मेशन बेचते हो तो इसका मतलब है कि तुम भी यहाँ पर अब डिमोनिक सेक्टर की फाइट का हिस्सा बन चुके हो। तो क्या तुम यहाँ पर अपने आप के लिए यहाँ पर एक बड़ा रिस्क लेना चाहोगे। तुम्हारा सियोल से कहता है कि तुम्हें अच्छा लगे या फिर ना लगे, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैंने यहाँ पर चैंगशी को मारा था और वहां पर से हारैन को बचाया था उसी वक्त तुम यहाँ पर इस बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके थे, जहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के और हमारे बीच में तुम यहाँ पर फंस गए हो। तो हमारा सियोल भी सोच रहा था कि देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या चूज करेगा। तो इसी के साथ ओकायू से कहता है कि मुझे तो यहाँ पर अपनी किस्मत के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मेरे लिए अच्छी किस्मत है या फिर बुरी किस्मत है कि तुम मेरे पास आए हो। तो क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। सियोल भी कहता है हाँ नहीं, हाँ क्यों नहीं, तुम पूछो। तो वो कहता है मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर सैंग के बारे में कितना कुछ जानते हो। तुम्हारा सियोल भी वहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद खामोश होता है। फिर साथ ही सोच रहा था मुझे लगता है कि ये जानना चाहता है कि डिमोनिक सेक्टर के अंदर मेरी पावर और मेरा लेवल क्या है, यानी मेरी पोजीशन क्या है, तभी यहाँ पर इसको आइडिया हो पाएगा कि आखिर यहाँ पर मेरे पर भरोसा किया जा सकता है और मेरा साथ देने के लिए ये तैयार हो सकता है या नहीं। तुम्हारा सियोल से कहता है कि मैं सैंग के बारे में इतना जानता हूँ कि वो यहाँ पर जोंग म्योंगू जो कि माउंट हुआ सेक्टर का सेक्टर लीडर है, उसका पर्सनल डिसाइपल गुम योंग जो है उसके साथ मिलकर काम कर रहा है। तो ये बात सुनते ही वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ओकायू कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला, ये तो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ खास लोगों को पता होती है। तो सियोल भी कहता है कि तुम ये समझ सकते हो कि मैं खुद एक इन्वेस्टिगेटर और मुझे यहाँ पर इस बारे में इसलिए पता है। तो सियोल भी कहता है कि मुझे यहाँ पर इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सैंग के बारे में वो यहाँ पर यही मुझे
मुझे दे सकता है। तो सियोल भी कहता है, अब तुम यहाँ पर इस बारे में क्या सोचते हो, क्या मेरा साथ दोगे, क्या तुम मेरी साइड के ऊपर आना चाहोगे। तो इसी के साथ ही दिखाते हैं दूसरी तरफ जहाँ पर हमारा मानजुंग जो होता है वो अपने बॉडीगार्ड यानी कि सैंग को बुलाता है। उसे बुलाने के बाद उससे पूछता है क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ पता चला। तो वो कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर इस बारे में फिलहाल के लिए तो कुछ भी नहीं पता चला, लेकिन मैं वहां पर जाकर देखने वाला हूँ उन लोगों को जिनको यहाँ पर मारा गया है, यानी कि उस बॉस को और साथ में उसके साथियों को। मुझे यहाँ पर पता चला है कि उन सभी को प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक के साथ मारा गया है। तो ये बात सुनने के बाद मानजुंग से कहता है तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि ये किसने किया होगा। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर परफेक्टली नहीं बता सकता कि ये सब कुछ किसने किया है, लेकिन मैं जाकर इसको इन्वेस्टिगेट करूंगा। मानजुंग से कहता है कि इसमें यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने वाली क्या बात है, क्योंकि यहाँ पर प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक को यूज किया गया है, तो ये तो माउंट हुआ सेक्टर की टेक्निक है और हो सकता है कि यहाँ पर ब्लू ड्रैगन स्कूल की तरफ से यांग जियोन ने ये सब कुछ किया हो, या फिर यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर के किसी डिसाइपल ने ये काम किया हो। तो वो से कहता है कि मैं इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर पता चला है कि वो लड़की जिसका नाम हारैन है और उसके साथ वो आउटसाइडर जो भी था जिसने यहाँ पर हमारे लोगों को मारा है, वो इस वक्त एक रेस्टोरेंट के अंदर है। मैं जाकर उनके ऊपर अटैक करवाने वाला हूं, क्योंकि मेरी एक एलीट सोल्जर्स की टीम जो है वो उसके ऊपर नजर रखे हुए थी और मुझे लगता है कभी तक जाकर उन लोगों ने उस लड़के को मार दिया होगा, साथ में उस लड़की हारैन को भी मार डालेंगे। तो मानजुंग से कहता है कि जल्दी से अपनी प्रॉब्लम से निपटो, मुझे यहाँ पर अपना बिजनेस संभालने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें उस रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है जहां पर कुछ लोग अंदर आते हैं और ये एलीट स्क्वाड के लोग होते हैं। वहां पर आने के बाद वो होटल का जो रिसेप्शनिस्ट होता है उससे पूछते हैं कहां पर है वो। तो उसे कहता है कि सर वो देखिए वहां पर बैठा हुआ है वो लड़की और उसके साथ जो लड़का वही दोनों हैं। तो इसी के साथ ही सियोल भी जो होता है हारैन से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि वो लोग यहाँ पर जरूर आएंगे, और वो उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और वहां पर खड़े होने के बाद अपने पास से पेपर निकालता है और उसके पास दोनों की ड्राइंग्स होती हैं। तो इसी के साथ ही एलीट मेंबर का बॉस जो होता है वहां पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि हमने तुम्हें ढूंढ लिया, और सभी लोग अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। तो इसी के साथ स्क्वाड्रन लीडर जो होता है हमारे सियोल से कहता है कि लड़के हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे, क्योंकि हमारे बॉस ने कहा है कि तुम्हें जिंदा लेकर आना है, और वो अपने साथियों से भी कहता है कि इसे जान से मत मारना। जबकि सियोल भी कहता है कि च्योनजैंग जैंग ने तुम सभी लोगों को यहाँ पर भेजा है। तो उसका नाम सुनते ही वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहता है कि इसे कैसे पता चला कि हम लोग च्योनजैंग के लिए काम करते हैं। तो हारैन कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन सभी को पीट सकते हो। तो सियोल भी कहता है कि हाँ यहाँ पर इन सभी को पीटना काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि सभी लोग काफी ज्यादा कमजोर लग रहे हैं। हालांकि इनकी फाइटिंग पावर्स काफी ज्यादा अच्छी है और लगता है कि ये शायद एलीट सोल्जर्स है, लेकिन इसके बावजूद मेरे लिए यहाँ पर इन सभी को पीटना बड़ा ही आसान है। और इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं वहीं पर जंप करते हुए सियोल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा अपनी स्वॉर्ड टेक्निक के साथ अटैक करता है। तो सियोल जब उनके ऊपर अपने स्वॉर्ड ऑरा के साथ अटैक करता है सभी लोग वहां पर पीछे की तरफ गिर जाते हैं। फिर साथ ही सियोल जो होता है बॉस के यानी लीडर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है क्या तुम लोग क्रिम्सन डीमन पैलेस के लिए काम करते हो। तो वो कहता है तुम्हें कैसे पता चला। तो सियोल से कहता है कि तुम यहाँ पर इतने ज्यादा सरप्राइज क्यों हो रहे हो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मुझे इस बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि मैं भी तो यहाँ पर डिमोनिक कल्ट से हूँ। और साथ ही वहां पर उसके बारे में क्योंकि हमारे सियोल के पास विंडोज ओपन होती हैं तो उसे सब कुछ वहां पर डिटेल्स वैसे मिल जाती हैं। तो सियोल से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर च्योनजैंग जैंग के साथ मिलकर काम कर रहे हो और वी सामा के कहने के पर तुम लोग यहाँ पर मानजुंग का बिजनेस मैनेज कर रहे हो, क्या ये ऐसी बात है। तो लीडर कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला, ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा सीक्रेट है। तो सियोल भी कहता है कि बस यही समझ लो कि मुझे यहाँ पर ये सब कुछ पता है और तुम्हारे बारे में मुझे और भी बहुत कुछ पता है। वैसे भी तुम्हें से कोई यहाँ पर जिंदा बचकर तो नहीं जाने वाला, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर चाहे तुम्हें मेरे बारे में कितना ही पता क्यों ना चल जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सैंग जो होता है वो बारिश में उस होटल की तरफ आता है जहाँ पर हमारे सियोल की फाइट हुई थी। सियोल ने सभी को मार दिया होता है। वहां पर कुछ लड़के बाहर खड़े होते हैं और उसे कहता है कि सर आप यहाँ पर अंदर नहीं आ सकते, अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो यहाँ पर चुपचाप वापस चले जाए। तुम्हारा सैंग जो होता है उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो फिर रास्ते से साइड के पर हट जाओ। लेकिन वो बंदा जो होता है आगे से गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझसे बदतमीजी करने की। लेकिन इसी के साथ ही साइड के ऊपर से वहां पर एक और एल्डर निकल कर आता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, इसे यहाँ पर अंदर आने दो, ये च्योनजैंग सैंग है, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। जैसे वो गार्ड के कान में वहां पर ये बात बताता है कि ये मानजुंग का बॉडी गार्ड है, तो वो कहता है सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो इसी के साथ ही सैंग कहता है कि चलो जल्दी से अंदर लेकर चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि वहां पर अंदर क्या हुआ और किसने मारा है, अभी तक यहाँ पर सबूत तो नहीं मिटा है। तो वो कहता है नहीं सर वहां पर सबूत है। और साथ ही वो अपने साथ से कहता है कि जल्दी से वहां पर अंदर रोशनी करो, और वो लोग मशालें जलाते हैं और अंदर रोशनी करते हैं। तो सैंग वहां पर अंदर आता है और अंदर आने के बाद चेक करता है। जब वहां पर डेड बॉडीज को चेक करता है तो वहां पर काफी सारी डेड बॉडीज पड़ी होती है और सारी डेड बॉडीज के ऊपर जिस तरह से अटैक किया गया होता है वो भी यहाँ पर प्लम ब्लॉसम का ही अटैक होता है। तो वो कहता है कि यहाँ पर मेरे एलीट सोल्जर्स के साथ ये सब कुछ किसने किया होगा, किसी कमीने ने जहाँ पर इनको बहुत ही बुरी तरह से मारा है। लेकिन उसे वहां पर जो बात ज्यादा हैरान करने वाली लगती है वो बात ये होती है कि वहां पर उसका जो लीडर होता है उसने घुटने टेके होते हैं और उसकी गर्दन वहां पर उसके सर पर नहीं होती, उसकी बॉडी के ऊपर उसकी गर्दन नहीं होती। तो वो कहता है कि ये क्या, ये घुटने टेक कर यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है, इसका मतलब यह है कि इसका सामना जिसके साथ भी हुआ था वो काफी ज्यादा पावरफुल इंसान रहा होगा, तभी तो यहाँ पर उसने बड़ी आसानी के साथ इसका सर काट दिया और इसने यहाँ पर उसे माफी की भीख मांगी होगी घुटने टेक कर। लेकिन आज यहाँ पर इतना पावरफुल इंसान कौन हो सकता है। और साथ ही उसकी बॉडी के ऊपर कट्स को चेक करता है। जब वो वहां पर तलवारबाजी के कट्स देखता है तो वो कहता है ये तो स्वॉर्ड प्लम ब्लॉसम की है, इसका मतलब यह है कि फिर से यहाँ पर किसी माउंट हुआ सेक्टर के डिसाइपल ने ये सब कुछ किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुमजोंग ली यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन गुमजोंग ली यहाँ पर ऐसा क्यों करेगा, वो मेरे साथियों को क्यों मारेगा जबकि हम दोनों एक ही टीम में हैं। तो इसी के साथ ही वो एल्डर से पूछता है कि सर क्या आपको यहाँ पर कुछ पता चला, क्या यहाँ पर डेड बॉडीज को देखने के बाद आप कातिल के बारे में कुछ बता सकते हैं। तो सैंग उसे कहता है कि यहाँ पर इन बॉडीज के ऊपर जो वुंड्स होते हैं हम उनको एग्जामिन करते हैं, हम यहाँ पर इन जख्मों को देखते हैं कि तलवार के जो जख्म होते हैं वो अपने छाप छोड़ जाते हैं किस टेक्निक के साथ यहाँ पर इनके ऊपर अटैक किया गया है। और यहाँ पर इन सभी के ऊपर जिस टेक्निक के साथ अटैक किया गया है वो प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक है। तो वो कहता है इसका मतलब यह है कि ये माउंट हुआ सेक्टर के डिसाइपल्स का काम है या फिर यहाँ पर ब्लू ड्रैगन स्कूल के डिसाइपल्स का काम हो सकता है। तो वो कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, इन दोनों में से किसी ने ये किया होगा, क्योंकि यहाँ पर
प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक जो है वो सिर्फ और सिर्फ माउंट हुआ सेक्टर के डिसाइपल्स को सिखाई जाती है। इसी के साथ ही सैंग उससे पूछता है कि गुमजोंग ली के बारे में तुम्हें कुछ पता है। तो इसी के साथ ही यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें फिर से ओका का दिखाया जाता है। ओकजू जो होता है हमारे सोल्वी के साथ बैठा था। ओकजू से कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। वहाँ पर चोन एंड सैंग जो था उसने वहाँ पर उन सभी डेड बॉडीज के ऊपर आकर उन निशानों को देखा होगा और उसे पता चला होगा कि ये सब कुछ यहाँ पर गुमजोंग ली या फिर ब्लू ड्रैगन स्कूल के जैंग चियोन ने किया होगा। तुम वाकई में एक बहुत ही कमाल के वॉरियर हो। मुझे लगता है कि जहाँ पर इस तरह तुम इन लोगों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हो। तुम्हारा सोल भी कहता है कि हाँ मैं जहाँ पर इस तरह कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता हूँ। तो ओकजू से पूछता है कि हारेन का क्या, हारेन इस वक्त कहाँ पर है। तुम्हारा सोल भी कहता है कि हारेन तो जा चुकी है, उसका बदला यहाँ पर पूरा हो चुका है और उसका यहाँ पर अब कोई काम भी नहीं था, इसी वजह से वो जा चुकी है। तो वो कहता है चलो ये तो अच्छी बात है, मैं उसके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ कि वो यहाँ पर से चली गई है। तुम्हारा सोल भी कहता है कि चियोन एंड सैंग के बारे में क्या, यहाँ पर वो आगे क्या करेगा। तो वो कहता है कि अब तुम्हें लगता है कि वो आगे क्या करेगा। मुझे लगता है कि आगे वो यहाँ पर गुमजोंग ली से मिलेगा। तो सोल भी कहता है क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर उसे उसके ऊपर शक होगा। तो वो कहता है नहीं, वो गुमजोंग ली के ऊपर शक नहीं कर सकता क्योंकि गुमजोंग ली खुद एक बहुत ही पावरफुल लड़का और साथ ही वो यहाँ पर एक पावरफुल एल्डर का डिसाइपल है, इसी वजह से वो डायरेक्टली उसके ऊपर शक नहीं कर सकता। लेकिन वो उसे मिलने के लिए जरूर बुलाएगा और उससे मिलकर उससे बात जरूर करेगा कि यहाँ पर ये सब कुछ किसने किया है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी जो तुमने यहाँ पर काम किया उसकी वजह से यहाँ पर उन लोगों के बीच में फूट पड़ने वाली है। तुम्हारा सोल भी कहता है अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्या मुझे यहाँ पर गुमजोंग ली को जाकर मार देना चाहिए या फिर मुझे कुछ और करना चाहिए। तो वो कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम यहाँ पर ब्लू ड्रैगन स्कूल के जैंग चियोन को भी वाइप आउट करना चाहते हो और उसके लिए तुम्हें यहाँ पर अब उसके स्कूल के लोगों के ऊपर जाकर अटैक करना होगा। और अगर यहाँ पर सैंग उसके साथ मिला हुआ है तो फिर अगर तुम जाकर उसके ऊपर अटैक करोगे तो फिर उनके बीच में भी यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा हो सकती है और वो लोग यहाँ पर आपस में ही लड़ना शुरू कर देंगे। तुम्हारा सोल भी से कहता है कि चलो मैं यहाँ पर किसी न किसी तरह इन सभी बातों से निपट लूंगा। फिर साथ ही उससे कहता है कि मुझे यहाँ पर अपने बारे में एक बात तो बताओ कि तुमने यहाँ पर मेरे बारे में पता तो लगा ही लिया होगा कि मैं कौन और कहाँ से हूँ। तो इसी के साथ ही ओकजू से कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम डिमोनिक कल्ट से और तुम सिल्वर स्पिरिट यूनिट के कैप्टन हो। तो सोल भी कहता है हाँ ये बात वाकई में सच है। फिर साथ ही उससे कहता है लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हो, उसका मतलब यह है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ऐसा करने से तुम्हारी जान बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगी। तो ओकजू से कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे डिमोनिक सेक्टर की पॉलिटिक्स के बीच में घुस रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर किसी का पक्ष ले रहा हूँ तो उसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर बहुत बड़े खतरे में हूँ। लेकिन साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ यहाँ पर आगे क्या होने वाला है। पहले मैं भी यहाँ पर तुम्हारा साथ नहीं देता, लेकिन अगर तुमने यहाँ पर हारेन को नहीं बचाया होता, चाहे तुमने अपने मकसद के लिए सब कुछ किया, लेकिन तुमने कम से कम यहाँ पर हारेन की जान बचाई, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ देने को राजी हुआ हूँ। और साथ ही उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर हमारे जो अंडरग्राउंड के ब्रांच लीडर्स होते हैं उनकी जो एवरेज लाइफ ड्यूरेशन होती है वो कितनी होती है। तुम्हारा सोल भी कहता है कि 40 या फिर 50। तो वो कहता है नहीं 40-50 नहीं बल्कि 19 साल। हमारी हिस्ट्री में यानी कि अंडरग्राउंड सेक्टर की हिस्ट्री में अभी तक हमारे पास जो सेक्टर लीडर रहा है जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा लंबा जिया है वो 19 साल तक जिया है और मैं यहाँ पर अभी 18 साल का हूँ। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर एक और साल जी पाऊंगा। और साथ ही वो से कहता है कि हमारे यहाँ पर एजेस बहुत ज्यादा कम इसलिए होती है क्योंकि हम लोग जितने ज्यादा समझदार होंगे, हमारे यहाँ पर अंडरग्राउंड के सेक्टर लीडर जितना ज्यादा समझदार होगा उसे मारने वाले उतने ज्यादा होंगे और हमें यहाँ पर मरवा दिया जाता है। दूसरे सेक्टर्स के लोग यहाँ पर मार डालते हैं क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम लोग यहाँ पर उनके खिलाफ जाएं या फिर उनके खिलाफ कोई प्लानिंग करें। इसी वजह से हमारे सेक्टर लीडर्स जो है वो ज्यादा लंबी जिंदगी नहीं जी पाते और मुझे भी लगता है कि मैं भी यहाँ पर मरने वाला हूँ। लेकिन एक खास बात ये भी है कि हमारे जितने भी ब्रांच सेक्टर लीडर्स होते हैं वो सभी लोग अपने मरने की वजह खुद चूज करते हैं कि उन्हें कहाँ पर मरना है। और मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि मैं यहाँ पर खुद अपने मरने की वजह चूज कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि मुझे कौन से रास्ते को चूज करना है। और अगर यहाँ पर तुम्हें चूज करता हूँ, मैं तुम्हारा साथ देता हूँ तो फिर मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ और मैंने यहाँ पर तुम्हें चूज किया है। मैं यहाँ पर मेरे पास कोई खास वजह नहीं है, लेकिन तुम मुझे काफी ज्यादा अम्यूजिंग लगते हो। तुम्हें देखकर मुझे काफी ज्यादा हैरानी होती है। तुम्हारी मार्शल आर्ट्स और तुम्हारी स्टाइल्स काफी ज्यादा अलग है। तुमने यहाँ पर इतना कुछ सीखा है जो कि यहाँ पर एक नॉर्मल इंसान नहीं सीख सकता। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि मैं यहाँ पर कितना लंबा अरसा जी पाऊंगा। तो अब जल्दी से मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर मेरे बारे में क्या कहना चाहोगे। तुम्हारा सोल से कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि तुम यहाँ पर किसी और वजह से कैसे मरते हो, लेकिन मेरी वजह से तुम बिल्कुल भी नहीं मरोगे। मैं यहाँ पर तुम्हें सच्ची बताऊं तो मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर किसी दूसरे इंसान के मुकाबले में ज्यादा जिंदगियां हैं। ये समझ लो जैसे बिल्ली के पास 9 जिंदगियां होती हैं, वैसे मेरे पास भी यहाँ पर 1 से ज्यादा जिंदगियां हैं। अगर मेरी वजह से तुम मर भी जाते हो तो मैं तुम्हें दोबारा जिंदा कर दूंगा, तो यहाँ कार्नेट होकर तुम्हें दोबारा से बचा सकता हूँ। तो इसी के साथ ही ओकजू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि चलो इस बात को मान लेते हैं। फिर साथ ही उसे कहता है कि चलो अब यहाँ पर अगले प्लान को स्टार्ट करने की बारी है। क्या तुम वहाँ पर सामने लड़कों को देख रहे हो? तो वहाँ पर सामने ब्लू ड्रैगन स्कूल के कुछ लड़के होते हैं जो कि यहाँ पर ब्लू ड्रैगन अकेडमी का जो मास्टर जैंग चियोन होता है उसके पर्सनल बॉडीगार्ड्स होते हैं। तो वो उसे कहता है कि वो लड़कों को देख रहे हो, अगर तुम यहाँ पर इन सभी लड़कों को जाकर मार डालते हो और इनके ऊपर कोई ऐसी छाप छोड़ देते हो जिसकी वजह से यहाँ पर सैंग को लगे कि इन सभी के ऊपर यहाँ पर किसी और ने अटैक किया है या फिर यहाँ पर गुमजोंग को लगे कि यहाँ पर इनके ऊपर सैंग ने अटैक किया है, तो फिर मुझे लगता है कि हमारा काम बन जाएगा। हम इन तीनों को आपस में लड़वा सकते हैं, गुमजोंग, ली, सैंग और साथ में ब्लू ड्रैगन स्कूल के मास्टर जैंग चियोन को, तीनों को आपस में लड़वा दिया जाएगा। तो क्या तुम रेडी हो? और साथ ही अपने पास से वहाँ पर एक मखोटा निकालता है, एक मास्क निकालता है और उसे कहता है इस मास्क को मैंने तुम्हारे लिए तैयार करवाया है। ये मास्टर सैंग का मास्क है जो कि मानजुंग का बॉडीगार्ड है। तो क्या तुम इसको पहनोगे? क्योंकि इसको पहनने से तुम यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को छुपा सकते हो। तो सोल भी कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं, और साथ ही मैं सोल भी वहाँ पर अपनी कैमोफ्लेज टेक्निक को यूज करते हुए वहाँ पर सैंग बन जाता है और ये तो बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो इसी के साथ ही मैं सोल भी कहता है कि अब मैं यहाँ पर लग रहा हूँ ना बिल्कुल सैंग के जैसा, अब मैं वहाँ पर जाऊंगा, जाकर अपनी ब्लडी हैंड टेक्निक को यूज करते हुए उन सभी को मार डालूंगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन रेस्टोरेंट के अंदर का दिखा दिया, जहाँ पर वो जो लड़के होते हैं वो कहते हैं कि हमने सुना है कि इस रेस्टोरेंट के अंदर काफी अच्छी चीजें खाने को मिलती हैं। तो दूसरा लड़का उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये जगह काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन एक उनमें से
कहता है ये जगह मानजुंग जिम चलाता है, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं मानजुंग जिम के रेस्टोरेंट में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। तो दूसरा उसे कहता है कि इसमें खतरे वाली कौन सी बात है, मानजुंग जिम के पास से हम लोग हर महीने टैक्स लेते हैं ताकि हम उसे प्रोटेक्शन दे सके। अब अगर हम लोग उसे प्रोटेक्शन देते हैं तो फिर हमारे लिए यहाँ पर खतरा कौन बन सकता है। जबकि उनमें से एक कहता है मुझे लगता है कि अगर हम लोग यहाँ पर अपनी अथॉरिटी साबित करना चाहते हो तो हमें यहाँ पर इन सभी लोगों के ऊपर अपनी दाग जमा कर रखनी होगी, वरना ये सभी लोग हमसे डरेंगे नहीं, और अगर डरेंगे नहीं तो फिर हमें हफ्ता देना बंद कर देंगे। इसी के साथ ही वो लोग वहाँ पर ऑर्डर करते हैं और साथ ही वो वेटर के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है। बिला वजह उसके ऊपर गुस्सा कर रहा था और उसे कहता है कि जल्दी से यहाँ पर आओ और आकर हमें ऑर्डर के बारे में बताओ कि तुम्हारे पास क्या क्या है। तो वेटर जो होता है वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि सर हमारे पास यहाँ पर सबसे बेस्ट ये है। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, सबसे बेस्ट फूड यहाँ पर ले आओ। और इसी के साथ ही उसे कॉलर से पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, मैंने यहाँ पर कहा कि जल्दी से सबसे बेस्ट फूड यहाँ पर लेकर आओ, या फिर तुम बहरे हो जो तुम मेरी बात को ठीक से सुन नहीं पा रहे, अब जल्दी से दफा हो जाओ, जाकर बेस्ट फूड मेरे लिए लेकर आओ। और साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे कमीने लोग यहाँ पर हमारे बारे में भूल चुके हो कि हम लोग ब्लू ड्रैगन स्कूल के वॉरियर्स हैं, और तुम लोग यहाँ पर इस बारे में भूल गए हो कि हम लोग तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्शन देते हैं, तुम्हें तो यहाँ पर हमारे सामने फ्री का खाना लेकर आना चाहिए। जब किसी के साथ ही सैंग यानी कि हमारा सोल्वी जो होता है साइड के ऊपर बैठा होता है, वो कहता है कि जहाँ पर भी मैं जाता हूँ तुम्हारे जैसे घटिया लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, तुम्हारे जैसे थक जो कि अपने आप को गुंडा साबित करने की कोशिश करते हैं। तो वो लोग उसे देखने के बाद कहता है कि अब तुम कौन हो। फिर साथ ही वो कहता है जरा रुको, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर पहले कभी देखा है। तुम्हारा सोल्वी कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मानजुंग जियोम की एक बिल्डिंग में आए और तुम लोग यहाँ पर आकर मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, मैं उसका पर्सनल बॉडी गार्ड हूँ, मेरा नाम चोनन सैंग है। तो वो लोग उसे कहता है तो क्या तुम यहाँ पर मैं फॉलो करते हुए इस जगह के ऊपर आए हो। तो सैंग कहता है कि मैं तुम लोगों को फॉलो क्यों करूंगा, मेरा यहाँ पर तुम्हें फॉलो करने का क्या काम। और इसी के साथ वो लड़का उसे कहता है तो क्या तुम यहाँ पर हमसे फाइट करना चाहते हो, तो हमारे मसले के बीच में अपनी टांग मत अड़ाओ, अगर तुम वहाँ पर बैठो तो चुपचाप बैठो, अपना खाना खाओ और निकलो यहाँ से, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर हमसे फाइट करोगे तो फिर एक जंग होगी जो कि हमारे ब्लू ड्रैगन स्कूल और तुम्हारे मानजुंग जियोम के बीच में होने वाली है। तो सैंग उसे कहता है कि मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी तुम्हारे जैसे बेवकूफ और कमीने लोगों से क्या फर्क पड़ता है। और साथ ही वो उनसे कहता है कि अब चुपचाप यहाँ पर मुझे 400 गोल्डन कॉइंस निकाल कर दो, अगर तुम यहाँ पर गोल्डन कॉइंस देते हो तो मैं तुम सभी को जिंदा छोड़ दूंगा, वरना तुम सभी को यहीं पर मार डालूंगा। तुम सभी कमीने कहेंगे तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर मेरे हाथ से इतनी आसानी से निकल कर जा सकते हो। तो ये बात सुनते ही वो लड़के कहते हैं कि तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो है ना। तो फिर साथ ही वो सभी लोग वहाँ पर वेपन लेकर खड़े हो जाते हैं, और इसी के साथ एक लड़का पीछे से निकलता है और हमारे सैंग के ऊपर यानी सोल्वी के ऊपर अटैक कर देता है। जब वो पीछे से निकलकर उसके ऊपर अटैक करता है, वो स्नीक अटैक करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे सोल्वी को पहले पता चल जाता है कि वो पीछे से आने वाला है। तो सोल्वी जल्दी से जंप करते हुए टेबल के ऊपर चढ़ता है और वहीं पर से उसके मुंह के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारकर उसे गिरा देता है। और बाकी के सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर से भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तो फाइट शुरू हो गई है। मानजुंग जियोम का पर्सनल बॉडीगार्ड और दूसरी तरफ से ब्लू ड्रैगन स्कूल के वॉरियर्स आपस में फाइट कर रहे हैं और सभी लोग वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। जब किसी के साथ ही वो लड़के जो होते हैं फाइट करने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि हमारे सोल्वी को यहाँ पर गवाह चाहिए थे कि उन्होंने यहाँ पर देख लिया कि सैंग और दूसरी तरफ से यहाँ पर ब्लू ड्रैगन स्कूल के वॉरियर्स आपस में फाइट कर रहे हैं। तो हमारा सोल्वी उन लोगों से कहता है कि चलो कमीनो आ जाओ, और यहाँ पर एक फाइट होती है जिस फाइट के नतीजे में यहाँ पर वो सभी लोग जो होते हैं उसके हाथ से मर रहे होते हैं। हमारा सोल्वी अपनी तलवार को घुमाकर उनके ऊपर अटैक करता है और उनमें से 3-4 को मार देता है। फिर साथ बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है और साथ अपनी ब्लडी हैंड टेक्निक को यूज करता है। ब्लडी हैंड स्कूल की टेक्निक के साथ फायर के साथ उनमें से एक को जला देता है। फिर साथ ही वो कहता है ये टेक्निक तो बहुत ज्यादा काम की है, मुझे लगा ही था कि ये टेक्निक बड़े काम की होगी। फिर साथ ही वहाँ पर एक को उसकी कमजोरी मिल जाती है और वो लोग पीछे की तरफ से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और मास्टर भी कहता है कि ये क्या इन लोगों की जो हेल्थ है और साथ में इनकी की पावर है वो तो काफी ज्यादा, और साथ ही उनकी जो क्या उसे कहते हैं फाइटिंग पावर होती है, वो फाइटिंग पावर यहाँ पर फाइट करते वक्त थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो मास्टर भी इस बात से काफी हैरान होता है कि पहले इनकी फाइटिंग पावर सिर्फ और सिर्फ 12 लाख थी और अब यहाँ पर 1 पॉइंट बढ़ने के साथ इनकी जो फाइटिंग पावर है और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक से फाइटिंग के दौरान की फाइटिंग पावर कैसे बढ़ सकती है। तो मास्टर वहाँ पर फाइट बैक के ऑप्शन को चूज करता है और साथ ही अपने फ्रोजन आर्मर को यूज करते हुए उनके अटैक्स को ब्लॉक करता है। फिर साथ ही उन दोनों को पकड़ता है, उनके मुंह के ऊपर हाथ रखता है, अपनी ब्लड स्कूल हैंड टेक्निक को यूज करते हुए उन दोनों को जला देता है, दोनों की बॉडीज को वहां पर जलाकर फेंक देता है। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर इस बारे में सोचकर हैरान हो रहा हूँ कि फाइटिंग के दौरान इन लोगों की फाइटिंग पावर कैसे बढ़ सकती है, क्योंकि फाइटिंग पावर तो फिक्स होती है, जितनी हमारे पास फाइटिंग पावर है वो अचानक से यहाँ पर बढ़ नहीं सकती। तो वहाँ सोल भी कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ ना कुछ और पता करना होगा, यानी मुझे जानना पड़ेगा कि आज सब कुछ कैसे होता है, फाइटिंग पावर कैसे इंक्रीज होती है। साथ ही सोल भी कहता है कि ये भी हो सकता है कि लोगों ने यहाँ पर नेचुरल तरीके से टेक्निक्स को मास्टर किया है, मैं अपने सिस्टम की मदद से यहाँ पर टेक्निक्स को मास्टर करता हूँ, जबकि ये लोग बचपन से यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं और तब जाकर जो अपनी प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक को मास्टर कर पाते हैं। ये जो भी स्वॉर्ड टेक्निक इन लोगों ने मास्टर की हुई है, इसी वजह से मुझे लगता है कि इनकी फाइटिंग पावर मेरी फाइटिंग पावर से बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस भी किसी चीज का नाम होता है और मैं जहाँ पर जो भी टेक्निक सीखता हूँ मुझे उसके अंदर बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता, मैंने यहाँ पर उसको सिर्फ सिस्टम से सीखा होता है। और जब ये लोग फाइट करते हैं इसी वजह से इनकी जो टेक्निक है वो बढ़ जाती है। तो मैं सोल भी कहता है कि इसका मतलब है कि मुझे भी यहाँ पर और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, इसी वजह से सिस्टम ने मुझे यहाँ पर कहा था, यानी एआई ने मुझे कहा था कि सिस्टम को तुम्हें डिवावर मत करने दो। मुझे लगता है कि यहाँ पर टेक्निक्स को नेचुरल तरीके से सीखना ज्यादा बेहतर है, ताकि मैं यहाँ पर अपनी फाइटिंग पावर को ज्यादा इंक्रीज कर सकूं। फिर साथ ही मैं सोल भी कहता है कि अब यहाँ पर मेरा जो काम हो चुका है, मेरा अगला मिशन जो है वो यहाँ पर गुम योंग ली को मारने का है, और जो सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट होने वाला है, क्योंकि गुम योंग ली यहाँ पर मेरे जितने भी ओपोनेंट्स हैं उन सभी में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक हट का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जो सैंग होता है वो गुम योंग ली को मिलने के लिए बुलाता है। तो गुम योंग ली वहाँ पर अंदर आता है, तो अंदर आने के बाद माँ सैंग उसे कहता है तो फाइनली तुम यहाँ पर आएंगे। तो गुम योंग ली से कहता है कि मैं तुमसे कहा भी था कि यहाँ पर मिलने के लिए मैं बुलाया करूंगा और तुम मुझे मिलने के लिए नहीं बुला सकते, फिर यहाँ पर अचानक से तुमने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया है। तो सैंग उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ चेक करना था, बहुत ही खतरनाक बात है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर तुम्हें बुलाया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो गुम योंग ली कहता है बताओ कि तुम्हें यहाँ पर क्या चेक करना था, जल्दी से पूछो क्या पूछना
पूछना है। तो सैंग उसे कहता है कि मेरे लोग मर गए, मेरे पास एलीट वॉरियर्स की एक स्क्वाड थी जो कि पूरी की पूरी मारी गई और सभी लोगों के मरने के बाद मैं इसलिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। तो गुम जोंग ली कहता है तो फिर तुम्हारे स्क्वाड के मरने का मुझसे क्या लेना देना। तो वो कहता है कि मैंने यहाँ पर लोगों की बॉडीज को चेक किया था और मुझे वहाँ पर जो तलवारबाजी के मार्क्स मिले थे वो सारे के सारे मार्क्स जो थे वो बड़े अजीब थे। गुम जोंग ली इसे कहता है कि डायरेक्टली बात करो, यहाँ पर घुमा फिरा मत बताओ कि यहाँ पर तलवारबाजी के जो मार्क्स थे तुम्हें क्या पता चला। तो इसी के साथ ही सैंग उसे कहता है कि मुझे वहाँ पर पता चला कि प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करके मेरे साथियों को मारा गया है। तो इस बात से गुम जोंग ली भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पर माउंट कौन है जो कि प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक के अंदर इतना माहिर हो। ब्लू ड्रैगन स्कूल के अंदर भी मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई सुप्रीम राम के मास्टर्स हैं। उसके पास यहाँ पर जैंग चियोन सैंग के अलावा यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पर सुप्रीम राम का मास्टर हो। तो इसी के साथ ही हमारा जो सैंग होता है उसे कहता है किसी वजह से मैं यहाँ पर इस बारे में तुमसे पूछना चाहता था क्योंकि इतना स्किल्ड कोई भी नहीं जो कि प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक को इस तरह से यूज कर सके और मेरे एलीट वॉरियर्स को मार सके। तो गुम जोंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, तुम यहाँ पर मुझसे इसलिए पूछ रहे हो कि तुम्हें यहाँ पर मेरे पर शक है। अब यहाँ पर सच्ची बता रहा क्या तुम्हें यहाँ पर मेरे पर शक है कि मैंने यहाँ पर ये सब कुछ किया है। मैं एक बात तुम्हें यहाँ पर स्ट्रेट बता दूं, अगर तुम यहाँ पर मेरे पर शक कर रहे हो तो फिर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। तो वो कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर तुम्हारे पर शक क्यों करूंगा, ये गलत फहमी है, मुझे यहाँ पर तुम्हारे पर बिल्कुल भी शक नहीं है। मैं तो बस यहाँ पर तुमसे पूछ रहा था कि शायद तुम्हें यहाँ पर इस बारे में कुछ पता हो। तो गुम जोंग ली उसे कहता है कि अच्छी बात है कि तुम्हें मेरे पर शक नहीं है और तुम्हें मेरे पर शक होना भी नहीं चाहिए क्योंकि अगर तुम्हें मेरे पर शक होगा तो मैं तुम्हें अभी यहाँ पर इस जगह के पर मार डालूंगा। मेरा यहाँ पर तुम्हारे इन लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं और वैसे भी हम लोग यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं और मैं यहाँ पर तुम्हारे साथियों को क्यों मारूंगा। और पिछले कुछ दिनों से मैं इस एरिया में आया भी नहीं हूँ तो फिर मैं तो यहाँ पर ये हो भी नहीं सकता और ना ही मेरे फेलो वॉरियर्स जो है यानी कि मेरे फेलो साथी जो है उनमें से कोई भी यहाँ पर इस एरिया में नहीं है। हम लोग यहाँ पर इस एरिया में एक्टिवेट नहीं है। तो क्यों ना तुम जाकर अंडरग्राउंड सेक्टर के लोगों से इस बारे में पूछो क्योंकि अंडरग्राउंड सेक्टर के लोगों को इस बारे में पता हो सकता है और हो सकता है कि उनके पास यहाँ पर कोई सुप्रीम राम के छुपे हुए मास्टर्स हो जिनके बारे में तुम्हें पता ना हो। सैंग उसे कहता है कि उनसे तुम्हें बाद में जाकर पूछूंगा लेकिन इसी वजह से मैंने तुमसे पहले पूछा कि शायद तुम्हें इस बारे में कुछ पता हो ताकि मैं यहाँ पर तुम्हारे पास इसको कंफर्म कर सकूं। तो वो उसे कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर तुम्हें ये बात क्लियर कर दिया कि मेरा इस सबसे कोई भी लेना देना नहीं है और साथ ही यहाँ पर दोबारा मुझे इस काम के लिए बिल्कुल ही मत बुलाना और दोबारा अगर तुमने मेरे पर इस तरह से इल्जाम लगाए तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूँ। वो आगे बढ़ता है उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और उसे कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, अपनी प्रॉब्लम से खुद निपटो, यहाँ पर मुझे अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर मत डालो वरना कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से तुम्हारे लोग प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक से मारे गए हैं यहाँ पर तुम्हारी भी डेड बॉडी मिले और उसके ऊपर भी यहाँ पर प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक के मार्क्स हो। अपनी जगह को मत भूलो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक प्यादे हो जिसे यहाँ पर यूज करने के लिए तुम्हारे मास्टर ने भेजा था ताकि मैं यहाँ पर तुम्हारा यूज कर सकूं, इसलिए नहीं कि तुम यहाँ पर आकर मेरे पर शक कर सको या फिर तुम यहाँ पर मुझे यूज कर सको। इसलिए चुपचाप यहाँ पर अपना काम करो और मुझे यहाँ पर मेरा काम करने दो। इसके साथ ही गुम जोंग ली जो होता है उसे कहता है कि बेवकूफ कही कि तुमने यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट कर दिया और साथ ही वहाँ पर उसे कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और गुम जोंग ली जो होता है वहाँ पर से बाहर आ जाता है। जब वो वापस की तरफ जा रहा होता है वहीं पर सोच रहा होता है कि इस कमीने को क्या लगता है कि इसने यहाँ पर मेरे पर इल्जाम लगाकर मैं इसे इतनी आसानी से छोड़ दूंगा। लगता है कि मुझे अपने मास्टर से रिक्वेस्ट करनी होगी कि मुझे यहाँ पर एक नया बंदा दिया जाए। मुझे लगा था कि ये बंदा मेरे काफी ज्यादा काम आएगा लेकिन ये तो उल्टा यहाँ पर मेरे पर इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं यहाँ पर इसके साथ कैसे चल पाऊंगा, मुझे यहाँ पर एक नए बंदे की बहुत ज्यादा जरूरत है, इस बंदे को रिप्लेस करवाना होगा। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ब्लू ड्रैगन स्कूल के ऊपर कब्जा ना करना होता तो मैंने कब का इस कमीने को मार दिया होता। मुझे यहाँ पर ब्लू ड्रैगन स्कूल के ऊपर कब्जा करने के लिए इस बंदे की जरूरत है। फिर साथ ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वहाँ पर रास्ते में हमारा सियोल भी खड़ा होता है। तो वो उसे कहता है कि लड़के अब तुम कौन हो, यहाँ पर रास्ते में क्यों खड़े हो। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर इस बात से कोई दिक्कत है अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे रास्ते से खड़ा हूँ। मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम गुम जोंग ली है और तुम जोंग म्योंग के डिसाइपल हो। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहता है कि तो किस बात से क्या फर्क पड़ता है अगर तुम्हें मेरे बारे में पता है। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि मुझे यहाँ पर सब कुछ पता है, तुम्हारे बारे में और भी काफी कुछ पता है कि तुम यहाँ पर सैंग के साथ मिलकर आ रहे हो जो कि मान जोंग जियोम का पर्सनल बॉडीगार्ड है और तुम उसके साथ मिलकर यहाँ पर ब्लू ड्रैगन स्कूल के जैंग चियोन को मारना चाहते हो ताकि तुम लोग उनके स्कूल के ऊपर कब्जा कर सको। तो गुम जोंग ली उसे कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हें यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन है। तुम्हारा सियोल भी उसे कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। तो गुम जोंग ली जो होता है वहाँ पर अपनी तलवार निकालता और कहता है कि आज का दिन तो कुछ ज्यादा स्ट्रेंज है, पता नहीं कहाँ पर से मक्खियां उड़ उड़कर मेरे मुंह के ऊपर आकर बैठ रही है और आकर मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रही है, लेकिन लगता है कि अब यहाँ पर फाइनली मुझे यहाँ पर तुम्हें मारना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही वहाँ पर से अपनी तलवार निकालकर सामने की तरफ प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक के साथ अटैक करता है। जैसे गुम जोंग ली वहाँ पर अटैक करता है तो वहाँ पर पीछे का पेड़ तो कट जाता है और सियोल भी नीचे की तरफ झुकते हुए अटैक को डॉज कर लेता है। तो वो उसे कहता है कि लड़के लगता है कि तुम काफी ज्यादा फास्ट हो, तुमने यहाँ पर अटैक को अवॉइड कर लिया। फिर साथ ही गुम जोंग ली उसे कहता है कि जिस तरह से तुमने यहाँ पर मेरे अटैक को अवॉइड किया है मुझे लगता है कि तुम ही वो कातिल हो जिसने यहाँ पर सैंग के साथियों को मारा है। तो क्या सैंग के साथियों को वाकई में तुमने मारा है। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर उसके साथियों को मारा है। और इसी के साथ ही सियोल भी जो होता है वहाँ पर उस लड़के यानी गुम जोंग ली की फाइटिंग पावर, हेल्थ और की के बारे में देखता है। तो देखने के बाद कहता है कि इसकी जो फाइटिंग पावर है मुझसे काफी ज्यादा है। उसकी फाइटिंग पावर 12 लाख के ऊपर होती है जबकि हमारे सियोल के पास जो फाइटिंग पावर होती है वो 7 लाख के ऊपर होती है। तो सियोल भी कहता है कि यहाँ पर मैं ये चीज चेक करना चाहता हूँ कि अगर ये वाकई में यहाँ पर एक ट्रू स्कूल का डिसाइपल है तो फिर इसकी फाइटिंग पावर भी यहाँ पर फाइट करते वक्त बढ़ेगी और अगर इसकी फाइटिंग पावर बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर कोई ना कोई गलती कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर सिस्टम के अंदर से टेक्निक को सीखने की बजाय यहाँ पर प्रॉपर्ली टेक्निक्स को सीखना पड़ेगा, जिस तरह यहाँ पर बेसिक से टेक्निक को स्टार्ट किया जाता है फिर यहाँ पर पूरी मेहनत करके उनको सीखा जाता है। तो गुम जोंग ली बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, सियोल के ऊपर अटैक करता है। सियोल भी उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर रहा था। तो सियोल भी कहता है कि मुझे यहाँ पर एआई के कहने के मुताबिक सिस्टम को अपने आप को डिवाइड करने से बचाने के लिए सिस्टम के ऊपर हावी आना पड़ेगा और मुझे यहाँ पर सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी चीजें बनानी होंगी जो कि मैं खुद यहाँ पर करना चाहता हूँ, ना कि सिस्टम की मानकर चलूँ। तो इसी के साथ ही वो दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो गुम जोंग ली जो होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, उसकी हेल्थ और सब कुछ यहाँ पर उसके स्टैट्स ज्यादा इंप्रूव्ड होते हैं और वो
सोल्वी के ऊपर बार बार अटैक कर रहा होता है। तो वहाँ सोल्वी कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही जल्दी मुझे यहाँ पर पता चलने वाला है कि इसकी की पावर और उसकी फाइटिंग पावर बढ़ती है या नहीं। तो इसी के साथ विंडो ओपन होती है और उसे दिखाया जाता है कि उसकी फाइटिंग पावर जो होती है वो 3 लाख पॉइंट के साथ बढ़ गई है। तो वहाँ सोल्वी कहता है कि हाँ मुझे लगा ही था कि यहाँ पर जिन लोगों ने ट्रू स्कूल से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली है और बचपन से ट्रेनिंग कर रहे हैं उनकी फाइटिंग पावर फाइट करते वक्त बढ़ जाती है। यही बात वहाँ पर हमारे कैप्टन के साथ, कैप्टन ह्यूगो के साथ भी है कि उसकी फाइटिंग पावर दिखने में कम होती है लेकिन जब वो फाइट करता है तो उसकी फाइटिंग पावर बढ़ जाती है। मुझे भी ये चाहिए। तो वहाँ सोल्वी जो होता है उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करते हैं पीछे की तरफ हटता है, कहता है कि अब जबकि उसकी फाइटिंग पावर पहले से बढ़ चुकी है तो फिर जो फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि एक बार उसे खुद भी पता है कि एक बार जहाँ पर फाइट करते वक्त जब उसने पहली बार सोशिंसो स्कूल की स्पेशल टेक्निक को यूज किया था उस वक्त उसकी फाइटिंग पावर भी बढ़ी थी, क्योंकि वो वाली टेक्निक जो थी उसने प्रैक्टिस से हासिल की थी। सोल्वी कहता है कि अगर मैं यहाँ पर किसी ऐसी टेक्निक को यूज करता हूँ जो परफेक्ट नहीं है, जो बिगनर लेवल में, अगर मैं उसको यूज करता हूँ तो मुझे लगता है कि फाइटिंग के दौरान उसका लेवल बूस्ट होगा। अगर वो अपग्रेड होती है तो फिर मुझे यहाँ पर डबल पावर मिलेगी, हो सकता है कि मेरी फाइटिंग पावर भी बढ़ जाए। मैं सोल्वी जो होता है वहाँ पर अपनी टेक्निक्स की लिस्ट को ओपन करता है, देखता है कि उनमें से कौन सी टेक्निक ऐसी है जो कि अभी यहाँ पर इमिटेशन में है, यहाँ पर इंटरमीडिएट में है। तो फायर मास्क डीमन स्टाइल जो होती है वो सबसे लोअर लेवल के ऊपर होता है, वो इमिटेशन लेवल पर होती है। तो मैं सोल्वी कहता है अगर मैं यहाँ पर इस टेक्निक को यहाँ पर यूज करता हूँ और इसकी प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर अपग्रेड हो जाएगी और लेवल 2 पर पहुंचने के बाद शायद मुझे यहाँ पर अपग्रेड या फिर बूस्ट मिल जाए। तो सोल्वी जो होता है फायर मास्क डीमन स्टाइल टेक्निक को यूज करने लगा है, जबकि दूसरी तरफ से गुमयोंग लियू से कहता है कि अब तुम वहां पर खड़े खड़े क्या मुस्कुरा रहे हो और तुम किसकी तरफ देख रहे हो, यहाँ पर भी फाइट खत्म नहीं हुई। तो मैं सोल्वी कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर यही देख रहा था कि तुम्हें यहाँ पर किस तरह से मारा जाए और अब मुझे यहाँ पर पता चल चुका है कि तुम्हें किस तरह से मारना है। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं पहली बार इस टेक्निक को यूज करने वाला हूँ। तो मैं सोल्वी जो होता है फायर डीमन मास्क टेक्निक को यूज कर लेता है, वहां पर अपनी तलवार के ऊपर उसको एक्टिवेट करता है और कहता है कि देखते हैं कि मैं यहाँ पर इस टेक्निक के साथ तुम्हें कैसे मार पाता हूँ। तो गुमयोंग लियू से कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो, और फिर से वहां पर फाइट स्टार्ट होती है। और जब वहां पर फाइट स्टार्ट होती है तो बहुत ही बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं। तो मैं सोल्वी जो होता है वो अपनी फायर मास्क डीमन स्टाइल के साथ वहां पर काफी ज्यादा पावरफुल होता है और उसके ऊपर बहुत सारे पावरफुल स्ट्राइक्स लगा रहा होता है। तो सोल्वी की जो फायर मास्क डीमन स्टाइल होती है यानी कि वो दूसरी तरफ से उसकी प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक को वो यूज ही नहीं कर पाता, क्योंकि अभी तक उसने यहाँ पर इस टेक्निक को यूज नहीं किया और सोल्वी पूरी तरह से उसके ऊपर हावी होता है। वो बार बार उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगाता है जिसकी वजह से गुमयोंग ली जो होता है पीछे की तरफ गिर जाता है और उसके गिरने के बाद गुमयोंग ली कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, तुम हो कौन और तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है, तुम्हारे पास जो स्पेशल फायर टेक्निक है कोई आम सी फायर टेक्निक नहीं बल्कि ये एक स्पेशल फायर टेक्निक है। तो सोल्वी से कहता है कि हाँ इसे फायर मास्क डीमन स्टाइल टेक्निक कहा जाता है, ये हाई लेवल की डिमोनिक टेक्निक है। जब स्टाइल टेक्निक को यूज कर रहा था जिसकी वजह से गुमयोंग ली को उसके सामने काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होता है। तो सोल्वी से कहता है कि एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो कि एक जैंग टेक्निक है, एक एक्सट्रीम जैंग टेक्निक जो कि फायर तुम्हें डिवावर कर जाएगी और साथ ही अपनी तलवार को उसके सामने करता है। और सोल्वी जो होता है उसकी अपनी की पावर जो होती है वो काफी ज्यादा कम रह चुकी होती है, क्योंकि जितना ज्यादा वो फायर मास्क डीमन स्टाइल टेक्निक को यूज करता है उतनी ज्यादा उसकी की पावर डाउन हो रही होती है। तो सोल्वी कहता है कि मैं इस टेक्निक को सिर्फ एक ही और बार यूज कर पाऊंगा और उसके बाद ये टेक्निक जो पूरी तरह से डाउन हो जाएगी और उसके बाद मेरी हाफ की जो है वो 2-4 अटैक में यहाँ पर चली गई है, लेकिन दूसरी तरफ से उसके पास यहाँ पर इतनी एनर्जी है कि वो यहाँ पर इस अटैक के बाद भी मुझे मार सकता है। तो सोल्वी कहता है कि मैंने यहाँ पर इस टेक्निक को इसलिए यूज किया था कि अगर मैं यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में होऊंगा तब जाकर मेरा ये सिस्टम जो है इस टेक्निक को लेवल अप कर देगा, लेकिन हो सकता है कि ये लेवल अप ना करे। अगर इसने लेवल अप नहीं किया तो फिर मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। गुमयोंग ली उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि फायर मास्क डीमन स्टाइल टेक्निक ये काफी स्पेशल टेक्निक है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी वजह से तुम्हारी काफी सारी की पावर जो है वेस्ट हो रही है। जितना तुम यहाँ पर अटैक कर रहे हो उतनी तेजी के साथ तुम्हारी की पावर यहाँ पर कम हो रही है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास यहाँ पर अभी बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। लेकिन मैं सोल्वी आगे हंसना शुरू कर देता है तो उसे कहता है कि अब यहाँ पर इसमें इतना भी फनी क्या है। तो मैं सोल्वी से कहता है कि तुमने यहाँ पर ये कहा कि मेरे पास यहाँ पर की पावर बहुत ज्यादा कम रह चुकी है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि जितनी की पावर मेरे पास है इतनी की पावर के साथ मैं यहाँ पर तुम्हें मार सकता हूँ, और वैसे भी यहाँ पर मेरी पूरी जिंदगी यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर बचने के लिए या फिर यहाँ पर कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एंड के पर बच पाऊँ या फिर नहीं, क्योंकि मैं तो वैसे भी यहाँ पर मरने ही वाला हूँ। इसी के साथ ही मैं सोल्वी जो होता है वहाँ पर गाली देता है और साथ ही अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर दंसाता है और कहता है अगर यहाँ पर मरना ही है तो फिर आखिरी एक बहुत ही पावरफुल अटैक करके मरते हैं, इससे पहले कि तुम यहाँ पर अपनी टेक्निक को रिलीज करो। तो सोल्वी ग्राउंड के अंदर अपनी तलवार को दंसाकर वहाँ पर अपनी फायर मास्क डीमन स्टाइल टेक्निक के साथ एक बहुत ही पावरफुल धमाका करता है। स्पेशल टेक्निक का नाम हेल फायर ब्लास्ट होता है। जब वो हेल फायर ब्लास्ट को यूज करता है तो सोल्वी की पावर बहुत ही तेजी के साथ कम होती है, लेकिन वो धमाका काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से गुमयोंग ली जो होता है उसकी बॉडी के ऊपर फायर लगती है और फायर के साथ कवर होने के बाद वहां पर वो पीछे की तरफ गिर जाता है। बहुत ही जबरदस्त धमाका होता है, कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत ही बड़ा धमाका होता है। अब हमारे सोल्वी के पास टोटल की पावर सिर्फ 5000 रह चुकी है और 5000 की पावर के साथ हमारा सोल्वी और कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो सोल्वी कहता है कि मैंने यहाँ पर अपने आखिरी चांस को भी गवा दिया, अब मेरे पास यहाँ पर मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा और गुमयोंग ली अभी तक जिंदा होता है। तो गुमयोंग ली कहता है कमीने कहीं के मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो सोल्वी कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, लेकिन मैंने कम से कम यहाँ पर कुछ नया तो ट्राई किया। मैं यही तो देखना चाहता था कि यहाँ पर ट्रू स्कूल की जो बेसिक टेक्निक्स होते हैं जिनको शुरुआत से सीखा गया होता है क्या उनके साथ यहाँ पर लेवल बढ़ता है। तो हाँ, यहाँ पर फाइटिंग पावर का लेवल बढ़ता है और अगली लाइफ में यहाँ पर और भी ज्यादा तैयारी करके आऊंगा। किसी के साथ ही मैं सोल्वी के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि फायर मास्क डीमन स्टाइल टेक्निक जो अपग्रेड हो चुकी है और साथ ही तुम्हारा लेवल भी इंक्रीज हो चुका है, तुम्हारी फाइटिंग पावर इंक्रीज हो गई है। तो सोल्वी कहता है कि मुझे लगा था कि ये होगा और वाकई में हो गया है। लेकिन साथ ही मैं सोल्वी कहता है कि अब यहाँ पर इस अपग्रेड का क्या फायदा, ये अपग्रेड मुझे अगली लाइफ में काम आएगा क्योंकि मेरे पास की पावर बहुत ज्यादा कम है। इतनी लो की पावर के साथ मैं अपग्रेडेड टेक्निक के साथ भी अटैक करके कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा, क्योंकि अपग्रेडेड टेक्निक को यहाँ पर और भी ज्यादा की पावर कंज्यूम करना होगी और मेरे पास इतनी है नहीं। लेकिन साथ ही यहाँ पर कहा जाता है कि अब यहाँ पर अपग्रेड होने के बाद तुम्हारे पास एक नई टेक्निक आ गई है। फायर मास्क डीमन स्टाइल के अंदर एक सही सब टेक्निक आ गया जिससे तुम यहाँ पर अपनी
की को चार्ज कर सकते हो। तो वहाँ सोल्वी कहता है कि अब ये क्या चीज है, और उसे वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी जाती है अपनी बॉडी को स्टिफ करो। तो वहाँ सोल्वी जैसे अपनी बॉडी को वहाँ पर स्टिफ करता है तो उसकी बॉडी के अंदर की पावर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। आसपास के एरिया से की पावर उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है और उसकी की पावर जो होती है 55,000, 1 लाख और 1,55,000 यानी 50,000 के पॉइंट्स के साथ उसकी की पावर बढ़ रही होती है। और वहाँ सोल्वी जो होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि ये तो बहुत ही अमेजिंग फीचर है। इस टेक्निक के साथ मैं यहाँ पर कभी भी अपनी की पावर को खोऊंगा नहीं, जैसी लो होगी मैं फिर से यहाँ पर उसे रिचार्ज कर लूंगा। और गुम योंग ली भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ये चल क्या रहा है, तुम्हारी की पावर दोबारा से बढ़ती कैसे जा रही है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और इसी के साथ गुम योंग ली कहता है थोड़ी देर पहले तक तो तुम्हारे पास सारी की सारी की पावर खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारे पास इतनी की पावर कहाँ से आ रही है, ऐसे लगता है जैसे कि तुम्हारी बॉडी के अंदर की पावर एब्जॉर्ब हो रही हो। तो इसी के साथ गुम योंग ली कहता है कमीना कहीं का ये तो आसपास की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, मुझे इसे रोकना होगा। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से तुम्हें ये करने दूंगा, नहीं मैं जो तुम्हें नहीं करने दूंगा। और उसके करीब पहुंचकर हमारा सोल्वी के ऊपर जैसे अटैक करता है, हमारा सोल्वी वहां पर शो शिंशु स्कूल की स्पेशल टेक्निक के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करता है, पीछे की तरफ हटता है, फिर साथ ही अपनी तलवार को उठाता है और उसे कहता है बेवकूफ कहिए कि काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त है। और हमारा सोल्वी अपनी तलवार उसकी बॉडी के आर पार कर देता है और उसे वहीं पर मार डालता है। तो गुम योंग ली जो होता है वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरता, अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। वहां पर गिरने के बाद से कहता है कि प्लीज प्लीज यहाँ पर मुझे जान से मत मारना, अगर तुम यहाँ पर मुझे मार डालोगे तो फिर तुम्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम यहाँ पर मुझे जाने देते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर इससे काफी सारा फायदा हो सकता है। हालांकि हम दोनों के बीच में यहाँ पर कोई झगड़ा भी नहीं है, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तो फिर मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि तुम मुझे जान से ना भी मारो तभी यहाँ पर तुम्हारा काम चल जाएगा। तुम्हारा सोल्वी जो होता है उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि चलो फिर यहाँ पर भीख मांगो। जब उसे कहता है कि यहाँ पर कुत्ते की तरह मेरे सामने अपना सर झुकाकर भीख मांगो, तभी तुम्हें यहाँ पर समझ जाएगी कि यहाँ पर भीख मांगना क्या होता है। हो सकता है कि फिर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। तो इसी के साथ ही वो उसके सामने अपना सर झुकाता है। तो गुम योंग ली जो होता है हमारे सोल्वी के सामने अपना सर झुका देता है और उसे कहता है कि प्लीज प्लीज यहाँ पर मेरे पर थोड़ा सा तरस खाओ, मुझे यहाँ पर से जाने दो, मैं वादा करता हूँ कि दोबारा कभी तुम्हारे सामने भी नहीं आऊंगा और दोबारा कभी यहाँ पर अपनी पावर्स का शो ऑफ नहीं करूंगा, दोबारा कभी किसी को तंग भी नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर से वापस चला जाऊंगा। मैं बहुत ही बुरी तरह से हर्ट हूं, मैं यहाँ पर कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, मुझे जल्दी से यहाँ पर से जाने दो ताकि मैं जाकर अपने आप को रिकवर कर सकूं। सोल्वी जो होता है वहां पर खड़ा खड़ा ये देख रहा था और कहता है कि इस कमीने ने मेरी पिछली लाइफ में मेरे सभी साथियों को मार डाला था, मेरे 5 कमांडर्स को इस कमीने ने अकेले ने मार डाला, किसी की गर्दन काट दी, किसी की बॉडी काट दी और किसी का बाजू काट दिया। मैं इस कमीने को यहाँ पर इस तरह से छोड़ तो नहीं सकता क्योंकि ये मेरे सामने माफी की भीख मांग रहा है, लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं इसको यहाँ पर जिंदा छोड़ दूं क्योंकि अगली लाइफ में मैं यहाँ पर फिर से इस मिशन के ऊपर आने वाला हूँ। तुम्हारा सोल्वी कहता है कि यहाँ पर इस तरह से देखकर मुझे अच्छा तो फील हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर इसके ऊपर तरस भी आ रहा है। तुम्हारा सोल्वी से कहता है कि तुम वाकई में एक बहुत ही अजीब इंसान हो, तुम यहाँ पर जिंदा रहने के लिए कितने ज्यादा डेस्परेट हो गए, तुम जिंदा रहने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो कि मेरे सामने तुमने घुटने टेक दिए। इसी के साथ ही हमारा गुम योंग ली उसे कहता है कि जिंदा रहने के लिए तो अगर तुम मुझे ये कहोगे कि मेरी टट्टी खा लो तो मैं वो भी खा लूंगा, लेकिन मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। तो सोल्वी कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि तुम जिंदा रहने के लिए वो भी करने को तैयार हो, मेरे पाँव भी चाटोगे, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि यहाँ पर जिंदा रहने के लायक ही नहीं हो। तुमने मेरे कामरेड्स की जान ली थी, मेरे कामरेड्स को मारकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, तुमने उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारा था और उसके बाद अब यहाँ पर तुम्हारे मरने की बारी है। तो वो उसे कहता है कौन से कामरेड, मैं तो तुम्हारे कामरेड्स को जानता भी नहीं हूँ। तुम्हारा सोल्वी कहता है कि तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ, मेरी पिछली लाइफ में तुमने ये सब कुछ किया था और जहाँ पर अगर तुम यहाँ पर मेरे सामने घुटने टेककर माफी की भीख मांग रहे हो तो इसका मतलब यह कि मैं तुमसे स्ट्रॉन्ग और उसी वजह से तुम माफी मांग रहे हो, लेकिन अफसोस कि मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता, अपने दोस्तों के लिए मैं तुम्हें मारूंगा। मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि अपनी अगली लाइफ में यहाँ पर उन लोगों का बदला लूंगा तुम्हें मारकर। और इसी के साथ ही हमारा सोल्वी जो होता है वहाँ पर अपनी तलवार उसकी बॉडी में स्टैब करके उसे वहीं पर मार डालता है। तो सोल्वी कहता है तो फाइनली यहाँ पर ये सब कुछ खत्म हो गया। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये फाइट काफी ज्यादा फायदेमंद रही, मैं यहाँ पर काफी ज्यादा लकी हूँ, मेरे पास यहाँ पर कुछ नई टेक्निक्स आ गई हैं। एक तो यहाँ पर इस कमीने ने अपनी प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक को यूज नहीं किया था जिसकी वजह से मेरी हेल्थ बहुत ही कम डाउन हुई, और दूसरा मैंने यहाँ पर की चार्ज वाली स्पेशल टेक्निक को सीख लिया है। ये टेक्निक बहुत ज्यादा कमाल किया, इस टेक्निक के साथ मैं अपनी की को बूस्ट कर सकता हूँ। तो सोल्वी वहीं पर खड़े खड़े फिर से अपनी की को बूस्ट करता है और सोल्वी की पावर जो होती है वो दोबारा से वहां पर 1.1 मिलियन के ऊपर पहुंच जाती है। तो सोल्वी कहता है कि लो अब मैं यहाँ पर अपनी की पावर को पूरी तरह से रिचार्ज कर लिया है। साथ ही हमारा सोल्वी जो था वहां पर उसकी डेड बॉडी को भी ठिकाने लगा देता और साथ साथ वहां पर अपनी की पावर को बूस्ट कर रहा था। और हमारे सोल्वी की पावर जो होती है वो 10 मिलियन पर पहुंच जाती है। हमारा सोल्वी कहता है क्या मेरे पास इतनी फाइटिंग पावर है, क्या मैं जाकर उस कमीने सैंग से भी फाइट कर सकता हूँ और साथ ही उस जैंग चियोन को भी ठिकाने लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर गुम योंग ली को मार डालता है। गुम योंग ली के मरने के बाद अब हमारा सोल्वी कहता है कि अब यहाँ पर सैंग को मारना और उसके बाद जैंग चियोन के साथ डील करनी है, फिर मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन जो था मानजोंग की बिल्डिंग का दिखाया जाता है जहाँ पर जैंग चियोन अपने लोगों को लेकर आता है और मानजोंग के लोगों के ऊपर अटैक कर रहा था। वहाँ पर वो लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सभी को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। तो सैंग उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, कमीने कहे कि तुम यहाँ पर हमारे बेस के ऊपर अटैक करने के लिए क्यों आ रहे हो, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ कर सकते हो। तो जैंग चियोन उसे कहता है कि ये तुम्हें मेरे लोगों को मारने से पहले सोचना चाहिए था, तुमने यहाँ पर अपनी ब्लडी हैंड फायर टेक्निक के साथ मेरे लोगों को मारा है। तो वो कहता है अपनी बकवास बंद करो, मुझे यहाँ पर इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि तुम्हारे लोग कैसे मरे और मुझे तो पता भी नहीं है कि तुम्हारे लोग मरे हैं और तुम यहाँ पर इस सबसे कैसे निकल पाओगे जबकि तुमने यहाँ पर प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करते हुए मेरे एलीट वॉरियर्स को मारा है। अगर तुम यहाँ पर सब कुछ करोगे तो फिर तुम डीमन कल्ट के लोगों से कैसे बच पाओगे। तो जैंग चियोन उसे कहता है तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर डीमन कल्ट के लोगों से डरता हूँ। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैं वैसे भी यहाँ पर तुम्हें मारने ही वाला था, तुम्हारे मरने से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पीछे यहाँ पर वी सामा या फिर डिमोनिक कल्ट के लोग हैं जो कि तुम्हें यहाँ पर बैकअप सपोर्ट देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं ट्रू स्कूल से हूँ, यानी कि ट्रू वॉरियर स्कूल से हूँ
और मैं जहाँ पर पीछे मेरे पीछे जहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर लीडर की स्पॉट भी है। अगर तुम जहाँ पर मेरे साथ फाइट करते हो और मैं जहाँ पर तुम्हें मार डालता हूँ तो डिमोनिक सेक्टर से ना ही वीसामा ना ही कोई और जहाँ पर मेरे खिलाफ आकर फाइट करने वाला। डिमोनिक सेक्टर के लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि जो कि तुम्हारे जैसे एक काम पाउंड के लिए जहाँ पर आकर एक वार शुरू कर दे, और वो लोग अपना नुकसान बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसी वजह से तुम ये बात तो अच्छी तरह से जानते ही होगे। तो सैंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि ये अच्छी तरह से जानता है कि डिमोनिक कल्ट के हालात क्या है, और अगर मैं यहाँ पर मर भी जाता हूँ तो ये बात वाकई में सच है कि वीसामा या फिर कोई और जहाँ पर मेरे लिए फाइट नहीं करने वाला। तो वो उसे कहता है कि यार तुम्हारा मसला क्या है, तुम यहाँ पर आए क्यों हो। तो इसी के साथ ही जैंग चियोन उसे कहता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए आया क्योंकि तुमने मेरे लोगों की जान ली है। तो सैंग जो होता है उसे कहता है कि प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैंने किसी को नहीं मारा, ना ही तुम्हारे साथियों में से किसी को मारा है। फिर साथ में बाहर से आवाज आती है, कुछ लड़के जो होते हैं वहां पर किसी को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो सियोल भी होता है उन सभी को मारते हैं वहां पर अंदर आ जाता है। तो सियोल भी वहां पर अंदर आने के बाद कहता है देखो तो देखो यहाँ पर कितने सारे लोग जमा है, तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या आपस में कोई फाइट कर रहे हो या फिर बहस हो रही है, तो क्यों ना मैं भी यहाँ पर इस बहस का हिस्सा बन जाऊं। तो वो सभी लोग जो होते हैं अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तो जैंग चियोन उन सभी को रोक देता है और कहता है कि रुक जाओ, उसके ऊपर अटैक मत करो। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि अगर ये लड़का बाहर से यहाँ तक पहुंचा तो इसका मतलब यह है कि इसने बाकी के सभी गार्ड्स को हराया और उसके बाद यहाँ तक पहुंचा। ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर एक ट्रू मास्टर हो सकता है, और मुझे यहाँ पर एक ट्रू मास्टर से फाइट नहीं करनी। तो हमारा सियोल भी वहां पर आता है। तो उसी के साथ जैंग चियोन से पूछता है कि तुम कौन हो। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि तुम्हें यहाँ पर क्यों लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, जबकि तुम लोग यहाँ पर इंट्रूडर्स हो, तुम दोनों यहाँ पर इंट्रूडर्स हो। तो फिर साथ ही वो सैंग के पास चला जाता है और सैंग के जाने के बाद अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है। तो सैंग कहता है कि तुम तो यहाँ पर डिमोनिक मार्शल आर्ट्स को जानते हो, इसका मतलब है कि तुम्हें यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर से मुझे रेस्क्यू करने के लिए भेजा गया है ताकि तुम यहाँ पर मुझे और मांजुंग को बचा सको। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि हाँ यही समझ लो कि मुझे यहाँ पर मांजुंग को बचाने के लिए भेजा गया है। तो वो कहता है चलो शुक्र है कि यहाँ पर मेरे डिमोनिक सेक्टर से मेरा कोई ब्रदर यहाँ पर आया है। और साथ ही वो जैंग चियोन से कहता है कि अब देखता हूँ कि तुम यहाँ पर कैसे मेरे सामने इस तरह से बदतमीजी से बात करते हैं। और साथ ही वो हमारे सियोल भी को बताता है कि इस कमीने को यहाँ पर लगता है कि हमने इसके लोगों को मारा है, और जो कमीना यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा मनी मांग रहा है और साथ ही हमें यहाँ पर हमारे पर ब्लेम डालकर हमें मारने की कोशिश करने वाला था। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि वाकई में ऐसी बात है। सैंग उसे कहता है कि हाँ ऐसी बात है। तुम्हारा सियोल भी इसकी बात सुनने के बाद खामोश होता है। तो सैंग उसे कहता है क्या होगा, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई और सवाल पूछना है। तुम्हारा सियोल भी कहता है नहीं, मुझे यहाँ पर जितने सवाल पूछने थे उतने पूछ लिए। और साथ ही हमारा सियोल भी अपनी तलवार निकालता है वहीं पर सैंग की गर्दन काट देता है। जैसे वो सैंग को मार डालता है तुझे देखने के बाद जैंग चियोन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तुम्हारा सियोल भी उसका सर उसके सामने फेंकता है, कहता है कि तुम्हें इसका सर चाहिए था, ये लो इसका सर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसने तुम्हारे लोगों को मारा और बदले में मैंने यहाँ पर इसको मार दिया है। फिर साथ ही उसे कहता है तुमने यहाँ पर कहा था ना कि तुम इसे मारने के लिए आए थे। साथ ही हमारा सियोल भी उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने स्कूल को चलाने के लिए टैक्सेस चाहिए और तुम यहाँ पर मांजुंग के पास से 400 गोल्डन कॉइंस मांग रहे हो, लेकिन 400 गोल्डन कॉइंस तुम्हें नहीं मिल सकते। अगर तुम्हें यहाँ पर चाहिए तो तुम्हें 200 गोल्डन कॉइंस दिए जा सकते हैं, लेकिन अगर 200 से ज्यादा मांगे तो फिर उसके बाद मैं हूंगा और तुम होंगे और इस तरह तुम्हारी गर्दन कट के ग्राउंड के ऊपर पड़ी होगी। अब यहाँ पर खुद सोच लो। तो इसी के साथ ही जैंग चियोन उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई निगोशिएट करना चाहता हूँ। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि मैं यहाँ पर डीमन कल्ट से हूँ, तुम्हें ये बात तो पता चली गई होगी। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम डीमन कल्ट से हो, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी शर्त क्यों मानूं। तुम्हारा सियोल भी उसे कहता है क्योंकि बहुत सारे लोग तुम्हारे पीछे हैं और बहुत सारे लोग मेरे पीछे हैं, यानी कि हम दोनों के ऊपर ही कुछ लोगों ने नजर रखी हुई है, जिसका मतलब यह है कि तुम भी यहाँ पर खतरे में और मैं भी यहाँ पर खतरे में हूँ। तो अगर एक दूसरे का साथ देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये बात सुनने के बाद जैंग चियोन जो होता है वहां पर खामोश हो जाता है और कहता है क्या वाकई में यहाँ पर ऐसी बात है। और साथ ही वो कहता है ठीक है मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। और इसी के साथ ही जैंग चियोन जो होता है अपने लोगों को लेकर वहां पर से पीछे मुड़ जाता है और दोनों में यहाँ पर डील हो जाती है। वो यहाँ पर अब सिर्फ इनके पास 200 गोल्ड कॉइंस ही लेगा, यानी 400 की बजाय अब 200 लिया करेगा। और उसके बाद उसके चले जाने के बाद मांजुंग जो होता है उसे कहता है कि अब बताओ कि तुम कौन हो। तुम्हारा सियोल भी उसे अपने बारे में डिटेल में बताता है कि वो यहाँ पर सिल्वर स्पिरिट यूनिट का कैप्टन है, और साथ ही उसे बताता है कि मुझे यहाँ पर सिल्वर स्पिरिट यूनिट की तरफ से तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा गया है। तो वो कहता है चलो शुक्र है कि तुम यहाँ पर टाइम पर आ गए और तुमने आकर मेरी जान बचा ली, और साथ ही तुमने उसके साथ निगोशिएशन भी कर ली। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि मैंने उसके साथ सारी की सारी बातचीत कर ली। अब जैंग चियोन तुम्हारे पास से एक्स्ट्रा पैसे बिल्कुल भी नहीं मांगेगा, अगर कभी एक्स्ट्रा पैसे मांगे भी तो तुम यहाँ पर सिल्वर स्पिरिट यूनिट से बात कर सकते हो। तो हमारा मांगचुंग से कहता है कि वाकई में तुम्हें लगता है कि वो अपनी बात के ऊपर पूरा उतरेगा, क्योंकि उसने यहाँ पर से बात तुम्हारी मान तो ली और साथ ही वो यहाँ पर से चला भी गया है, लेकिन बाद में अगर तुम्हारे चले जाने के बाद फिर से आकर वही टैक्स मांगे तो फिर क्या करूंगा। तो सियोल भी कहता है वो नहीं मांगेगा, क्योंकि मैंने उसके सामने जो बात की थी ना कि उसके पीछे कुछ लोग हैं और मेरे पीछे भी कुछ लोग हैं, वो मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसकी पोजीशन और उसके स्कूल को हथियाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो खुद भी यहाँ पर खतरे में है। तुम्हारा सियोल भी सोच रहा था कि मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर वो ऐसा कुछ उल्टा सीधा काम करेगा। तो मैंने यहाँ पर उसको जो क्लियर धमकी दी थी उस धमकी की वजह से अब वो यहाँ पर कुछ अर्सा तो शांति रहने वाला, और अगर दोबारा उसने ऐसा कुछ किया तो अगली बार मैं और स्ट्रॉन्गर होकर वापस आऊंगा। सियोल भी कहता है कि मैंने यहाँ पर अपने मिशन को तकरीबन पूरा कर दिया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर इस मांजुंग के सर के ऊपर जो लिखा हुआ है सील डीएक्टिवेशन का एक टॉम वो मुझे अभी तक मिला नहीं है। तो इसी के साथ ही वो मांजुंग से कहता है क्या हो गया तुम मुझे इस तरह से घूर कर क्यों देख रहे हो। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास यहाँ पर सील डीएक्टिवेशन के लिए कोई टॉम या कोई स्क्रिप्चर बुक है। तो वो कहता है नहीं मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हारा सियोल भी कहता है लगता है कि मुझे कोई डिफरेंट अप्रोच करनी पड़ेगी। और इसी के साथ ही सियोल भी अपने पास से तलवार निकालता और कहता है इस तलवार के ऊपर एक सील लगी हुई है, क्या इस सील को तोड़ने के लिए तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है या फिर तुम्हें शायद पता हो। तो इसी के साथ ही मांजुंग जो होता है तलवार को देखने के बाद कहता है कि ये क्या, ये तो सेरेमोनियल ब्लेड ऑफ अवेकनिंग है, तुम्हें ये तलवार कहां पर से मिली, ये तो 4 एलिमेंटल ब्लेड्स में से एक ब्लेड है। तो सियोल भी इस बात से और भी हैरान होता है क्योंकि उसे अभी तक ये नहीं पता था। तो सियोल भी कहता है कि वाकई में यहाँ पर ये 4 एलिमेंटल ब्लेड्स में से एक है, क्योंकि डिमोनिक कल्ट के अंदर जो चोनमा है उसने अपने चारों डिसाइपल्स को यहाँ पर चारों एलिमेंट वाली स्पेशल पावर्स दी थी। उनको स्पेशल पावर देने के साथ साथ उसने उन्हें 4 स्पेशल तलवारें दी थी जो कि स्पेशल एलिमेंट के साथ
साथ उन्हें बूस्ट मिलता है। तो मास्टर सियोल भी कहता है अगर जो वाकई में यहाँ पर वैसी तलवार है जो कि एलिमेंटल पावर को यूज कर सकती है तो फिर तुम्हें यहाँ पर अपनी विंड वाली पावर को और भी ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मास्टर सियोल भी मानजुंग से कहता है क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो? तो वो कहता है हाँ मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। यहाँ पर इसके हैंडल के ऊपर देखो एक जेम लगा हुआ है। ये जेम जो है ये तुम्हारी माना पावर को यूज करता है। जब ये माना पावर को यूज करता है तो उसको एम्पलीफाई कर देता है और उसको एम्पलीफाई करने के बाद डबल कर देता है। जब जितना ज्यादा तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्गर होगे, जितनी ज्यादा की पावर इसके अंदर डालोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी पावर जो है डबल ट्रिपल होती जाएगी। मास्टर सियोल भी से कहता है लेकिन मैं यहाँ पर इस माना पावर को बिल्ड कैसे करूंगा? तो मानजुंग उनसे कहता है कि जरा रुको, मेरे पास यहाँ पर एक बुक है जो कि वेपन्स के बारे में है और वेपन्स की डिटेल के बारे में, मैं उसे लेकर आता हूँ। इसी के साथ ही वहाँ पर अपने पास एक बुक लेकर आता है जो कि यहाँ पर वेपन्स थ्योरी के बारे में होती है। तो मास्टर सियोल भी जो है वो कहता है कि इस बुक के अंदर सारे के सारे वेपन्स के बारे में लिखा हुआ है, वेपन्स को कैसे यूज करना है, साथ ही माना पावर्स को कैसे एक्टिवेट करना है। मानजुंग उसे कहता है कि इस बुक की मदद से तुम शायद इसकी सील को भी हटा पाओगे। तो सियोल भी जो है वहाँ पर मोटू जो मानजुंग के पास बैठा होता है, मानजुंग उसे कहता है कि मेरे पास एक बुक है जिसकी बुक की मदद से तुम यहाँ पर इस जम या फिर मैना पावर के बारे में जान सकते हो। तो वो उसके लिए इस बुक को लेकर आता है। मास्टर सियोल भी जो है जब उस बुक को अपने हाथ में पकड़ता है तो उसे वहाँ पर वो सारी की सारी बुक याद हो जाती है। उसके अंदर जो कुछ भी लिखा होता है वेपन्स के बारे में। और अब यहाँ पर मास्टर सियोल भी को अपनी तलवार के बारे में बेहतर तौर के पर पता है कि ये तलवार को अब कैसे यूज करना है। तो मास्टर सियोल भी कहता है कि अब यहाँ पर और भी ज्यादा अच्छा है कि मुझे अपनी तलवार के बारे में पता चल गया है, अब बस यहाँ पर माना पावर को यूज करना बाकी है। फिर साथ ही मानजुंग उसे कहता है कि अब जबकि अगर तुम यहाँ पर अपने मिशन को पूरा कर चुके हो तो क्यों ना तुम यहीं पर रुक जा, मत मान लीजिए यहाँ पर सबसे बेस्ट जगह का बंदोबस्त करता हो जहाँ पर तुम सो सकते हो। तो हमारा सियोल भी से कहता है नहीं मुझे यहाँ पर सोना नहीं है बल्कि मुझे जल्दी से वापस जाना है ताकि मैं वापस जाकर अगले काम कर सकूँ। और साथ ही हमारा सियोल भी वहाँ पर विंडो में से ऑप्शन को चूज करता है कि हाँ वो वापस जाना चाहता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर से वापस जा रहा हूँ डीमन कर्ल में, अगर तुम्हें कभी भी यहाँ पर हमारी जरूरत पड़े तो बस यहाँ पर बता देना, हम लोग तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। और सियोल वहाँ से वापस आ जाता है। तो वापस आने के बाद सियोल वहाँ पर अपना सेव पॉइंट क्रिएट करता है ताकि ये सारी प्रोग्रेस जो है वो सेव हो जाए। वहाँ पर उसको सेव करने के बाद माँ सियोल भी कहता है कि चलो अब फाइनली यहाँ पर मैंने अपनी प्रोग्रेस को सेव कर लिया। फिर साथ ही वो कहता है कि मैंने अपने मिशन को खत्म कर लिया और साथ ही उसके पास विंडो ओपन होती है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर आज के दिन के लिए क्या करूँ। तो जैसे वहाँ पर एक्सेप्ट मिशन को सिलेक्ट करता है क्योंकि अब यहाँ पर उस मिशन जो ओरिजिनल मिशन था मास्टर झोंकपा की तरफ से दिए जाने वाला था, अगर उसको यहाँ पर अभी से एक्सेप्ट करता है तो उसका मतलब है उसने मिशन तो पहले से कंप्लीट कर दिया हुआ है और उसे यहाँ पर मुफ्त में उसके रिवार्ड मिल जाएंगे। माँ सियोल भी जो होता है वहाँ पर मास्टर झोंकपा के मिशन को सिलेक्ट करता है और मास्टर झोंकपा के पास चला जाता है। मास्टर झोंकपा से कहता है कि चलो अच्छा है कि तुम यहाँ पर मेरे पास आ गए, मुझे यहाँ पर एक मिशन करवाना था, मैंने यहाँ पर तुम्हारे से इसलिए रिक्वेस्ट की था कि तुम यहाँ पर इस मिशन के ऊपर जाओ, जाकर इस मसले को हल करो। फिर साथ उसके पास एक लेटर आता है, वो कहता है लेकिन मुझे लगता है कि ये मसला तो पहले ही हल हो चुका है और मुझे लगता है कि सब कुछ तुमने किया है क्योंकि यहाँ पर मानजुंग ने इसमें तुम्हारे बारे में लिखा है, तुम वाकई में काफी समझदार लड़के हो। चलो अच्छी बात है कि तुमने यहाँ पर इस मिशन को अपने आप ही पूरा कर दिया। और मास्टर सियोल के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुमने यहाँ पर मानजुंग जोम के मिशन को पूरा कर दिया है। तो उस मिशन को भी पूरा कर लेने के बाद अब हमारा सियोल भी जो होता है वहाँ पर से वापस आ जाता है। वापस आने के बाद सियोल को वहाँ पर सीक्रेट मैप जो सीक्रेट बुक है जो टुकड़े मिल रहे थे अब उसके पास 4 में से 3 टुकड़े आ चुके हैं। तो मास्टर सियोल भी कहता है कि ऊपर से यहाँ पर मेरे रिवार्ड जो मिला है उसकी वजह से मेरी जो हेल्थ लेवल है की पावर है और साथ में मेरा जो फाइटिंग पावर है वो सभी काफी ज्यादा हद तक बढ़ गई है। मैं यहाँ पर और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया और साथ ही रिवार्ड में उसे पूरे 3000 गोल्ड कॉइंस मिले होते हैं जिससे वो यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर से कुछ भी खरीद सकता है। तो ऑनलाइन स्टोर के अंदर यहाँ पर उसे ऑप्शन दिया जाता है जहाँ पर मानजुंग जियोम जो होता है उसके पास उसकी विंडो ओपन होती है और मानजुंग जियोम उसे कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लेकर आया हूँ, तुम यहाँ पर जो चीज खरीदना चाहो यहाँ पर से खरीद सकते हो। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे वेपन्स रखे हुए हैं और वो वहाँ पर उसके लिए वेपन्स की लिस्ट को ओपन करता है जहाँ पर उसके पास बहुत सारे वेपन्स होते हैं। तो मास्टर सियोल भी कहता है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्या मैं यहाँ पर 3000 गोल्ड कॉइंस में सभी वेपन्स को खरीद दूं, मेरे सभी साथियों के लिए काम आएंगे। और साथ ही वहाँ पर लीव का ऑप्शन भी होता है। तो वो कहता है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर फिलहाल के लिए इन वेपन्स को छोड़ देना चाहिए, अगली बार जब भी कभी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी मैं इतने पैसे के साथ यहाँ पर उनके लिए अच्छे वेपन्स खरीद सकता हूँ और हो सकता है कि आगे जाकर मुझे इससे भी ज्यादा अच्छे वेपन्स मिल जाएं। तो इसी वजह से फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर अपने पैसे जाया नहीं करता। तो सियोल भी लीव के ऑप्शन को चूज करता है। तो मानजुंग उसे कहता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार जब भी तुम्हारा मन करे तुम यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर से मेरे पास से कुछ भी खरीद सकते हो। तो सियोल भी कहता है कि अब ये तो अच्छी बात है। फिर साथ ही विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हारे पास 28 दिन है जो तो कि तुम यहाँ पर फ्री गुजार सकते हो, तुमने अपने मिशन को जल्दी पूरा कर लिया जिसकी वजह से तुम्हारे पास फ्री के दिन बचे हैं। तो सियोल भी कहता है कि अब जबकि मेरे पास यहाँ पर पूरे 28 दिन है तो फिर मैं 28 दिनों का क्या करूँ, मैं यहाँ पर अपनी एलिमेंटल विंड ब्लेड को ट्राई करना चाहता हूँ, उसकी जो ऊपर लगी हुई सील है मैं उसको तोड़ने की कोशिश कर सकता हूँ, अगले 28 दिनों में यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो मास्टर सियोल भी जो होता है वहाँ पर अगले 28 दिन के लिए प्रैक्टिस करता है ताकि वो यहाँ पर अपनी विंड गार्ड टेक्निक को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सके और साथ ही तलवार के ऊपर लगे हुए माना क्रिस्टल को यूज करके उसकी पावर्स को डबल करना सीख सके। तो सियोल भी कहता है कि अगर मुझे यहाँ पर ये करना है तो फिर मुझे स्ट्रॉन्गर बनना होगा, साथ ही यहाँ पर इस माना क्रिस्टल की पावर को अनलॉक करना सीखना होगा, फिर ही मैं जाकर इसकी फुल स्ट्रेंथ को अनलीश कर पाऊंगा। तो सियोल भी जो होता है वहाँ पर काफी सारी ट्रेनिंग करता है लेकिन ट्रेनिंग के बनने बाद वो कहता है चाहे मैं यहाँ पर कितनी ट्रेनिंग क्यों ना करूँ लेकिन मुझे एक रियल बूस्ट नहीं मिल पा रहा क्योंकि मेरे पास एक रियल टीचर नहीं है, शायद इसी वजह से मुझे यहाँ पर एक रियल बूस्ट नहीं मिल पा रहा। हो सकता है कि यहाँ पर अकेले ट्रेनिंग करने की वजह से ऐसा हो रहा है, काश मेरे पास यहाँ पर एक असली का टीचर होता या फिर मैं किसी असली स्कूल से सीखा होता जहाँ पर मुझे यहाँ पर ये सारी की सारी बेसिक ट्रेनिंग दी जाती तो फिर फाइट करते वक्त मेरी फाइटिंग पावर भी डबल हो जाती। फिर साथ ही सियोल भी जो होता है वहाँ पर ऊपर की तरफ जंप करता अपनी एलिमेंटल विंड ब्लेड एडवांस टेक्निक को यूज करते हैं, वहाँ पर अपनी एलिमेंटल टेक्निक यानी कि विंड गार्ड टेक्निक को यूज करता सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। तो उसका नाम वो विंड ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन रखता है और वो बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक होती है, उसकी तलवार के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती है। तो मास्टर सियोल भी कहता है कि ये क्या, उसके स्टैट्स जो होते हैं वो कम होते हैं, उसकी हेल्थ लेवल और साथ में उसकी की पावर जो होती है वो काफी हद तक कम होती है, तकरीबन आधी होती है वो कम हो जाती है। तो सियोल भी कहता है ये तो बहुत ही बुरा है, मैंने यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक को रिलीज किया लेकिन उसके साथ मुझे यहाँ पर खुद इतना नुकसान हुआ है कि मेरी अपनी की पावर और मेरी फाइटिंग यानी मेरी
हेल्थ जो है वो कम हो गई है। अगर ऐसे चलता रहा फिर तो मैं यहाँ पर कभी भी इस तलवार को ठीक तरह से यूज नहीं कर पाऊंगा। ये अटैक किसी को सरप्राइज करने के लिए तो यूज किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ मुझे खुद यहाँ पर इतना नुकसान होगा कि आगे मैं फाइट करने के लायक नहीं बचूंगा। फिर साथ ही मैं सोल भी कहता है काश मेरे पास यहाँ पर एक टीचर होता। हो सकता है कि अगर मेरे पास एक टीचर होता तो चीजें आज से काफी ज्यादा डिफरेंट होती है। और उसी के साथ ही मैं सोल भी जो होता है वहाँ पर अपने दिन पूरे करने के बाद कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, और फिर से उसके पास वही सेम विंडो ओपन होती है। तो सोल भी कहता है कि मुझे लगता है कि बार बार यही सब कुछ करने से अभी भी यहाँ पर मेरी ग्रोथ जो है वो बढ़ नहीं रही। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस की जरूरत है। अगर मैं यहाँ पर इन्हीं ऑप्शंस के साथ है और इसी बोनस स्टोरी के अंदर ही रहा तो फिर मैं कभी यहाँ पर स्ट्रॉन्गर नहीं बन पाऊंगा। मुझे बोनस स्टोरी के अंदर से निकलना पड़ेगा और मुझे यहाँ पर बोल्ड बनना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होना चाहता हूँ और ज्यादा ग्रो करना चाहता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर खतरनाक मिशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वो खतरनाक मिशन जो है वो गोनमा का होने वाला है। तो सोल वहाँ पर गोनमा के मिशन को एक्सेप्ट करता है। तो उसी के साथ ही वहाँ पर विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है क्या तुम मेन स्टोरी में जाना चाहते हो, तुम्हारी जो ग्रोथ वाली जो बोनस स्टोरी है ये खत्म हो जाएगी और दोबारा तुम इसमें वापस नहीं आ पाओगे। तुम्हारा सोली वहाँ पर यस के ऑप्शन को चूज करता है और इसी के साथ ही सोली से वहाँ पर कहा जाता है कि तुम्हारे जितने भी कमांडर्स हैं सभी की जितने भी ग्रोथ लेवल है वो सारे के सारे तुम्हें दिखाए जा रहे हैं, ताकि जब तुम यहाँ पर मेन स्टोरी में जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें पता हो कि तुम्हारे साथी किस लायक है और तुम कौन सा मिशन को एक्सेप्ट कर सकते हो। तो सोल भी कहता है तो अच्छी बात है कि इन सभी लोगों ने यहाँ पर काफी सारी ग्रोथ की है जिसकी वजह से इनके लेवल्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। और साथ ही उसे ऑप्शन दिया जाता है कि क्या तुम यहाँ पर उन सभी के लिए वेपन्स इक्विप करना चाहते हो। तो सोल भी कहता है नहीं, फिलहाल के लिए इस ऑप्शन को मैं स्किप करूंगा। और उसको स्किप करने के बाद इसी के साथ ही मेन स्टोरी की तरफ वो आगे बढ़ता है। जैसे वहाँ पर मेन स्टोरी के लिए वो आगे बढ़ता है तो यहाँ पर उसे एक वीडियो दिखाई जाती है जहाँ पे ये कह लो कि उसे यहाँ पर एडवांस में बातें बताई जा रही हैं गोरमा के ऑफिस के अंदर। सिल्वर स्पिरिट यूनिट के गोरमा के ऑफिस वहाँ पर एक एल्डर गोरमा के पास खड़ा होता है। वो एल्डर उसे कहता है तारियों को गुम हुए पूरे 2 महीने हो चुके हैं, पिछले 2 महीने से हम लोग तारियों को ढूंढ नहीं पा रहे, वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा। हमारे साथी जो उसे ढूंढने के लिए गए थे उन सभी की तरफ से भी कोई भी न्यूज नहीं आ रही। इसका मतलब है कि तारियों जो है वो मर चुका है। तो हम लोग क्यों ना यहाँ पर इस बात को मान लें कि तारियों मर गया है। तो हमारा गोरमा उसे कहता है कि एल्डर नॉक मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप यहाँ पर क्या सोच रहे हैं और आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इसके पीछे कौन होगा। मैं यहाँ पर तारियों को इतनी आसानी से नहीं भूल सकता क्योंकि तारियों यहाँ पर मेरे 7 एनिमीज में से एक था, वो मेरे बहुत ही पावरफुल सबऑर्डिनेट्स में से एक था जो कि बहुत ही जल्दी डीमन सुप्रीम डाम में ब्रेक थ्रू करने वाला था। आपको लगता है कि एल्डर विसामा तारियों को इतनी आसानी से एलिमिनेट करवा सकते हैं। तो मास्टर नॉक उसे कहता है कि मुझे इस बारे में तो नहीं पता कि वो ये कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो फिर माउंट हुआ सेक्टर के लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि तारियों को माउंट वेंगा के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा गया था। उस मैप को जो मैप तुम्हें मिला था उस मैप की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जहां पर एक सीक्रेट लोकेशन मार्क थी जहां पर हमारे एल्डर विसामा जो है वो माउंट हुआ सेक्टर लीडर से जाकर मिलते हैं। उस जगह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमने तारियों को वहां पर भेजा था, लेकिन तारियों कभी वहां से वापस नहीं आ पाया। और मुझे लगता है कि माउंट हुआ सेक्टर के लोगों ने उसे वहां पर या तो पकड़कर बंदी बना लिया हुआ है या फिर तारियों मर चुका है। क्या एल्डर नॉक जो है वहां पर गोरमा से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब तक यहाँ पर हमारा जो साथी है तारियों वो बचा होगा, क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं उसे गुम हुए और अभी तक तो वो मर चुका होगा। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि अगर हम उसे ढूंढने की कोशिश भी करेंगे तो वो माउंट वैंग के ऊपर मिलने वाला। और माउंट वैंग के ऊपर तुम्हें पता है कि माउंट हुआ सेक्टर के लोगों की वहां पर बेस है, जिसकी वजह से वहां पर उसे ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि हम लोग उसे ढूंढ पाएंगे? तो इसी के साथ ही हमारा गोरमा गुस्से के साथ उसे कहता है लेकिन मैं यहाँ पर इस बात को इतनी आसानी से कैसे भुला दूं? आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर इस मसले को भूल जाऊं, चुपचाप यहाँ पर बैठ जाऊं कि हालांकि मेरा एक एनिमी यहाँ पर मारा जा चुका है, यहाँ पर कहीं पर गायब है। तो मास्टर नॉक उसे कहता है कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम लोग यहाँ पर उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। तो मास्टर नॉक उसे कहता है कि यहाँ पर हमारे अलावा और भी काफी सारे एल्डर्स को इस बारे में अच्छी तरह से पता है, जिनमें सांगमो लिए जो उन्हें भी यहाँ पर इस बारे में पता है कि एल्डर विसामा जो है उनके यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर के एक लीडर के साथ ताल्लुकात है, जिसकी वजह से यहाँ पर उनका बांडा फूटने वाला था। और मुझे लगता है किसी वजह से उन लोगों ने यहाँ पर तारियों को ठिकाने लगा दिया है, क्योंकि तारियों अगर यहाँ पर सुप्रीम लेवल पर पहुंच जाएगा, सुप्रीम डीमन राम में ब्रेक थ्रू कर लेगा तो वो भी उनके लिए यहाँ पर एक खतरा बन सकता है। और अब यहाँ पर वो गायब हो चुका है। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर हमें उसे ढूंढना बंद कर देना चाहिए कि माउंट हुआ के ऊपर उनका कोई बहुत ही पावरफुल एल्डर है, कोई इतना पावरफुल एल्डर जो कि यहाँ पर तारियों जैसे एक पावरफुल सुप्रीम मास्टर राम के आदमी को भी खत्म कर सकता है या फिर उसे गायब कर सकता है। गोरमा उसकी बातें सुनने के बाद वहां पर सोच रहा था कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझे लगता है कि ये ऐसी बात है, क्योंकि अगर यहाँ पर सालमा की बात की जाए तो सालमा यहाँ पर अगर मैं उसके ऊपर कोई इल्जाम लगाने की कोशिश करूंगा तो वो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आकर मुझसे फाइट करेगा, क्योंकि वो यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। मैं सालमा के खिलाफ तो खड़ा भी नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर सालमा को कभी ऐसा महसूस होता है कि मैं उसके ऊपर नजर रख रहा हूँ या फिर मैंने अपने लोगों को उसके पीछे लगाया हुआ है तो वो डायरेक्टली यहाँ पर आएगा और आकर मुझे धमका कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर विसामा की बात हो रही है, वो कमीना इंसान है, वो यहाँ पर इस तरह की ट्रिक्स को यूज करता है। तो हमारा गोनमा जो होता है वहां पर मास्टर नॉक से कहता है कि मास्टर नॉक मैं आपकी बातों को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जा रहा हूँ। मेरी वजह से यहाँ पर सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैं जो कुछ करने वाला हूँ उसकी वजह से एल्डर विसामा और उसके साथ साथ सालमा दोनों मेरे खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन कब तक मैं यहाँ पर हाथ पर हाथ रख के बैठा रहूंगा? मैं यहाँ पर हमेशा के लिए चुप तो बैठ नहीं सकता। मैं भी यहाँ पर चोरमा के डिसाइपल्स में से एक हूँ। अगर मैं चोरमा के डिसाइपल्स में से एक हूँ तो फिर मैं साइड लाइंस के ऊपर खड़े होकर बाकी के डिसाइपल्स को फाइट करते हुए कैसे देख सकता हूँ? मुझे भी यहाँ पर कम से कम रेजिस्ट तो करना होगा। क्या उन्हें लगता है कि मैं बस यहाँ पर चुपचाप बैठा रहूंगा अपनी किस्मत की वजह से कि मैं यहाँ पर डिवाइन डेथ स्टार हूँ, चुपचाप यहाँ पर बैठा रहूं? क्योंकि मैं कभी यहाँ पर चोरमा का डिसाइपल तो बन चुका हूँ लेकिन कभी यहाँ पर सक्सेसर नहीं बन पाऊंगा। मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर के लोग जो है वो सालमा को मनी और वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ से सालमा जो है उन्हें अपने लोग प्रोवाइड करता है ताकि वो लोग प्रैक्टिस कर सके या फिर उनकी मदद करने के लिए अपने लोगों को डिमोनिक कल्ट से भेजा जाता है, जो कि हमारे डिमोनिक कल्ट के अंदर एक टैबू माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद ये घिनौना काम यहाँ पर चल
रहा है और मैं इसके सबूत इकट्ठे करूंगा। मैंने सोच लिया है कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। मैं माउंट वैंग के ऊपर अपनी एक टीम को भेजूंगा जो कि वहां पर से सबूत इकट्ठे करके लाएगी और उसके बाद मैं सालमा और वीसामा दोनों का राज यहाँ पर सभी के सामने फाश करूंगा, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। तो एल्डर नॉक कहते हैं लेकिन तुम उन सबूतों को यूज कैसे करोगे? तो गोनमा कहता है कि जो सबूत मुझे मिलेंगे मैं उन्हें यहाँ पर सेकंड डिसाइपल माहू के पास लेकर जाऊंगा। और माहू क्योंकि यहाँ पर सालमा के साथ राइवलरी में और दोनों में यहाँ पर आपस में एक टफ बैटल चल रही है, क्योंकि दोनों यहाँ पर चोनमा के डिसाइपल यानी दोनों चोनमा के सक्सेसर बनने के काफी ज्यादा करीब हैं। तो माहू यहाँ पर इन सभी चीजों को काफी अच्छे से हैंडल कर सकता है। वो बड़ी आसानी से यहाँ पर इन सारे सबूतों को यूज करेगा और सालमा को वहां पर से कुर्सी के ऊपर हटाने की पूरी कोशिश करेगा। तो एल्डर नॉक कहता है कि तुम्हारा प्लान तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन हमें यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए कोई ऐसा बंदा चाहिए होगा जो बड़ी आसानी से वहां पर जाए और जाकर सर्च पार्टी का यूज करते हुए वहां पर से ट्रैक करे, वहां पर तारियों को ढूंढे या फिर वहां पर सबूत लेकर आए। क्या तुम्हारी नजर में यहाँ पर कोई ऐसा है? तो मास्टर गोनमा से कहता है कि हाँ, मेरी नजर में यहाँ पर एक टीम है, मैं सिल्वर स्पिरिट जनरल को वहां पर भेजने वाला हूँ। तो मास्टर नॉक कहता है लेकिन वो भी तैयार नहीं है। तो इसी के साथ ही गोनमा से कहता है वो तैयार है। तो मास्टर नॉक कहता है तो फिर उनके साथ यहाँ पर मुझे लगता है कि तुम्हें एक सुप्रीम डीमन राम के मास्टर को भेजना होगा जो कि उनके पर नजर रख सके। अगर वो मिशन में कामयाब होते हैं या फिर वहां पर मुश्किल में फंसते हैं तो वो उन्हें बचा सके, लेकिन अगर वो मिशन में नाकाम होते हैं तो वो उन सभी को वहां पर मारकर सबूत मिटा सके। तो गोनमा से कहता है कि मैं ये बात अच्छी तरह से समझता हूँ और मैं यहाँ पर किसी को उनके साथ भेजूंगा, अभी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखूंगा, अगर मिशन फेल हो जाता है तो उनके मारने का भी ध्यान रखूंगा। इसी के साथ ही गोनमा चोन वैंग से कहता है कि चोन वैंग, वो कहता है जी सर मैं आ गया। चोन वैंग वहां पर अपीयर होता है तो उसे कहता है डेड स्पिरिट कंपनी के कैप्टन सोल्वी को मेरे पास बुला कर लाओ। और यहीं पर से वो विंडो जो होती है वो क्लोज हो जाती है और सोल्वी से कहा जाता है कि तुमने यहाँ पर वो सारी की सारी प्रीलॉग देख ली है। यहाँ पर तुम्हें अंदर जाने से पहले यानी कि गोरमा के पास जाकर मिशन एक्सेप्ट करने से पहले तुम्हें सारी डिटेल्स पहले से पता चल चुकी है कि तुम्हें कौन सा मिशन दिया जाने वाला है और मिशन की बेस क्या है और वहां पर जाकर तुम्हें क्या मिलने वाला है। इसी के साथ एक नई विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हारे पास एक नया कॉम्बैट स्टाइल आ गया जो कि फ्री कॉम्बैट स्टाइल है, जिसमें तुम अपनी मर्जी से फाइट कर सकोगे और सिस्टम जो है उसमें बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करेगा। चाहे तुम मरने वाले क्यों ना हो, लेकिन सिस्टम तुम्हें बचाने के लिए कोई विंडो या फिर कोई ऑप्शन नहीं देगा। इसलिए यहाँ पर सोच समझकर अपने फ्री स्टाइल को एक्टिवेट करना। और साथ ही उसे कहा जाता है कि अब यहाँ पर तुम्हारी मेन स्टोरी जो है वो लॉग इन हो रही है और साथ उसे गुड लक बोल दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि फिलहाल के लिए तुम यहाँ पर कोई भी सेव पॉइंट क्रिएट नहीं कर पाओगे। और सोल्वी जो होता है वहां पर से डायरेक्टली दूसरी तरफ पहुंच जाता है जहां पर गोरमा का ऑफिस होता है और सोल्वी जो होता है गोरमा के ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर आता है। तो उसी के साथ गोरमा से कहता है सोल्वी तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ही वेट कर रहा था क्योंकि मुझे यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही खास मिशन के ऊपर भेजना है। तो सोल्वी कहता है तो फाइनली यहाँ पर हम लोग एक रियल खतरनाक मिशन के ऊपर जाने वाले हैं। तो गोरमा कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे पर नजर रखी हुई थी, पिछले 2.5 साल में तुमने यहाँ पर बहुत सारी अचीवमेंट्स को हासिल किया, जहाँ तक कि छोटे मोटे मिशन को भी पूरा किया और साथ ही जरा अपनी तरफ देखो तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गए हो। तो सोल्वी कहता है कि लॉर्ड गोरमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा एहसानमंद हूँ, ये सब कुछ आप ही की वजह से तो पॉसिबल हो पाया है। गोरमा उसे कहता है कि अच्छा ठीक है। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें क्यों बुलाया है? तो सोल्वी कहता है कि आप जो भी कहेंगे मैं वो करूंगा। तो गोरमा उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक मिशन के ऊपर भेजने वाला हूँ, लेकिन ये मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक है और इस मिशन में तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, तुम अपनी मर्जी से इस मिशन को चूज करो, मैं तुम्हें डिटेल बताऊंगा और उसके बाद फैसला करना है कि तुम्हें इस मिशन के ऊपर जाना है या नहीं जाना। तो सोल्वी कहता है कि मैं हर किस्म का मिशन करने को बिल्कुल तैयार हूँ, आप बस यहाँ पर मुझे ऑर्डर करें, मैं अभी यहाँ पर से निकल जाऊंगा। तो गोरमा कहता है मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। फिर साथ ही उसे कहता है हमें यहाँ पर हम चाहते हैं कि तुम यहाँ पर से माउंट वेंगा के ऊपर जाओ, क्योंकि वहां पर हमारा एक साथी है जिसका नाम तायरियोंग था, वो जाकर गुम हो गया। माउंट वेंगा को वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था लेकिन पिछले 2 महीने से उसके साथ कोई भी राब्ता नहीं हो रहा। अगर तुम वहां पर जाते हो और वहां पर जाने के बाद उसके बारे में कुछ ढूंढ कर लाते हो, कोई सुराग या फिर उसके बारे में ये पता करते हो वो मर गया है या फिर जिंदा है, उसे कैप्टिव बनाया गया है, तो तुम यहाँ पर इस मिशन को पूरा कर लोगे। गोरमा उसे कहता है कि तुम्हें जाकर किसी से फाइट करने की जरूरत नहीं है, ये एक स्टेल्थ मिशन होने वाला है या फिर तुम्हें इसे कह लो कि रिकॉन मिशन होने वाला है, जहां पर तुम्हें बस जाकर इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। इन्फॉर्मेशन गैदर करना, तायरियों के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मिले वो सारी लेकर वापस आ जाना, जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाना और खतरा मोल मत लेना और किसी से फाइट मत करना। तुम्हारा सोल्वी से कहता है ठीक है मुझे समझ आ गया मुझे क्या करना है। फिर साथ ही मां सोल्वी वहां पर रुकता है और उसे कहता है कि लॉर्ड गोरमा मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो गोरमा उसे कहता है हाँ पूछो तुम्हें क्या पूछना है। तो सोल्वी उस तलवार को निकालकर उसके सामने करता है और कहता है ये तलवार जो कि चोनमा ने अपने डिसाइपल्स को दी थी, हर डिसाइपल को इस तरह का एक वेपन दिया गया, लेकिन आपने सेक्रेट स्वॉर्ड को मुझे क्यों दे दिया, ये बहुत ज्यादा कीमती है। तो गोरमा उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि जहां पर ये तलवार तुम्हें देने के पीछे मेरा कोई और मोटिव हो सकता है? तो सोल्वी कहता है नहीं सर ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं तो बस जानना चाहता हूँ कितनी कीमती तलवार आप मुझे क्यों दे रहे हैं और अपने पास क्यों नहीं रखना चाहते। तो इसी के साथ ही गोरमा उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं किस किस्म का इंसान हूँ? मुझे लगता है कि तुमने जहां पर इस बारे में सुना ही होगा, मेरी कंडीशन क्या है, मैं एक डिवाइन डेथ स्टार हूँ और तुमने इस बारे में किसी ना किसी से जरूर सुना होगा। डिवाइन डेथ स्टार होने का मतलब यह है कि एक ऐसा इंसान हूँ जो कि डिमोनिक एनर्जी के साथ बेजर्क हो सकता है और कभी पागल होकर अपने किसी भी वेपन की मदद से किसी की भी जान ले सकता है, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो या फिर अपने लोग ही क्यों ना हो। इसी वजह से मैं इस तलवार को अपने पास नहीं रखना चाहता था। ये तलवार मुझे तोहफे में मिली थी, लेकिन ये तलवार मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम इस तलवार को बेहतर तरीके से यूज कर सकते हो। गोरमा जो होता है हमारे सोल्वी से कहता है कि तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास मिशन है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है, तो तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से इस मिशन को चूज करना। और साथ ही वहां पर उसे अपने बारे में बताता है, यानी कि वहां पर वेपन के बारे में बताता है कि वेपन उसने उसे क्यों दिया। वो कहता है कि मैं यहाँ पर डिवाइन डेथ स्टार हूँ, मेरे पास यहाँ पर एक ऐसी पावर है जिसकी वजह से मैं कभी भी यहाँ पर उसकी वजह से कंटामिनेटेड हो सकता हूँ और मेरे पास अगर एक वेपन होगा तो उस वेपन के साथ मैं अपने लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता हूँ। इसी वजह से अगर मेरे पास वेपन होगा तो मेरे आसपास के लोग मुझसे डरते हैं कि कहीं ये पागल होकर हमारे पर अटैक करना शुरू ना कर दे। इसी वजह से ये वेपन मेरे लिए बिल्कुल बेकार है, जिसकी वजह से ये वेपन मैंने तुम्हें गिफ्ट में दे दिया क्योंकि तुम इस वेपन को ठीक तरह से यूज कर सकते हो। तुम्हारा सोल्वी सोच
सोच रहा था कि हाँ मैं इसकी पोजीशन को अच्छी तरह समझ सकता हूँ, यहाँ पर एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से ये कभी भी विजर्क हो सकता है, इसी वजह से इसने ये तलवार मुझे दे दी होगी। और साथ ही हमारा गोनमाओ से कहता है कि तुमने मुझसे ये बात छुपाई, लेकिन मुझे पता है कि तुम यहाँ पर 4 एलिमेंटल स्वर्ड टेक्निक को यूज कर सकते हो। 4 एलिमेंटल स्वर्ड टेक्निक यानी विंड गार्ड टेक्निक जो है उसे यूज करने के लिए तुम्हें मेरी तलवार की जरूरत पड़ेगी, और तुम यहाँ पर अगर उस एलिमेंटल गार्ड टेक्निक को और भी बेहतर तरीके से यूज करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें ये तलवार जरूर करना पड़ेगी। लेकिन तुम्हें यहाँ पर मुझसे वादा करना होगा कि तुम इस तलवार को और उस टेक्निक को मुझे सर्व करने के लिए यूज करोगे, यानी कि मेरे लिए यूज करोगे। तुम्हारा सियोल भी कहता है जी सर क्यों नहीं, मैं यहाँ पर आपका हमेशा वफादार रहूंगा। और साथ ही उसे कहता है कि आपके मेरे पर बहुत ज्यादा एहसान है। तो वो उसे कहता है तो फिर ठीक है, जल्दी से अपने मिशन को पूरा करके जिंदा वापस आना। तो सियोल भी जो होता है वहां पर से चला जाता है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है मूगी का दिखाया जाता है कि मूगी जो होता है वो यहाँ पर चोन वैंग के साथ आ रहा होता है। चोन वैंग ने उसे कुछ भी नहीं बताया होता, तो चोन वैंग नहीं है, ये कोई और सोल्जर होता है। तो वो उसके पीछे पीछे चल रहा होता है और कहता है कि सुबह सुबह के वक्त मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया यार, मुझे ये भी नहीं बताया जा रहा कि मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो। सोल्जर से पूछ रहा था, लेकिन सोल्जर उसे कोई बात नहीं बताता, और उसी के साथ सोल्जर उसे हट पास लाता है और उसे कहता है कि अब ठीक है अंदर चले जाओ। तो हमारा मूगी उसे कहता है क्या हो गया, तुमने यहाँ पर मुझे बताया नहीं कि आखिर अंदर कौन होने वाला, किससे मिलने वाला। फिर साथ ही वो दरवाजा खोलता है और अंदर आता है। जैसे ही वो अंदर आता है जोंगजिन उसे कहता है कि बेवकूफ कहीं कि तुम यहाँ पर उस सोल्जर के साथ क्यों बहस कर रहे थे और तुम यहाँ पर सबसे लेट आए हो। तो सियोल भी कहता है तो मूगी कैसे हो, तुम क्या एक मिशन के ऊपर जाने के लिए तैयार हो। तो वो कहता है हाँ कैप्टन मैं तैयार हूँ, और ये सभी लोग यहाँ पर मुझसे पहले कैसे आ गए हैं। तो वो सभी लोग उसे कहते हैं कि हाँ तुम यहाँ पर बेवकूफों की तरह लेट आए हो, क्या तुम्हें यहाँ पर जरा भी एक्साइटमेंट नहीं है एक मिशन के ऊपर जाने के लिए। तो इसी के साथ ही वो लोग वहाँ पर आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर एक टीम की तरह वो लोग काफी ज्यादा हंसमुख होते हैं और एक दूसरे के साथ वहाँ पर काफी अच्छी गप्पे भी लगा रहे होते हैं। और मैं सियोल भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि यहाँ पर इन सभी लोगों को देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि सभी लोग यहाँ पर एक टीम के साथ अपने एक दूसरे में घुल मिल चुके हैं। और मुझे लगता है कि मुझे इनके बारे में परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी लोग पहले से स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं। तो सियोल भी कहता है कि मूगी तुम भी पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हो। तो मूगी कहता है कि हाँ सर आपकी वजह से, क्योंकि आपने यहाँ पर हमें काफी अच्छी चीजें दी थी, आपने हमें मार्शल आर्ट्स की बुक्स दी थी। तो सियोल भी कहता है कि मैं यहाँ पर तुम सभी को एक मिशन के ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ। तो इसी के साथ ही जोक्सोंग उनसे कहता है लेकिन ये किस तरह का मिशन होने वाला है, क्या ये पहुंचदा खास मिशन होगा। तो सियोल भी कहता है कि हाँ जो पहुंचदा खास मिशन होने वाला है, हमारे डीमन कर्ल का एक वॉरियर यानी कि हमारे गोनमा का एक खास वॉरियर जो है जिसे माउंट वैंग के ऊपर भेजा गया था वो गायब हो चुका है। हमें जाकर उसके बारे में पता करना है कि वो जिंदा है या फिर मर चुका है। हमारा मिशन उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाना होगा। तो सोरियोंग कहती है कि ये 2 महीने पहले हुआ था, मुझे लगता है कि वो तो मर चुका होगा। और जोंगचिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये एक पॉइंटलेस मिशन है, एक बेकार मिशन के ऊपर में भेजा जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर कोई एक्साइटमेंट होने वाली है। जबकि शोरिम कहता है कि मुझे लगा ही था कि हमारी टीम को यहाँ पर अभी भी कमजोर टीम समझा जाता है, इसी वजह से लीडर्स ने हमें यहाँ पर बेकार मिशन दे दिया है, क्या हमें यहाँ पर अभी भी इस तरह के बेकार मिशन करने चाहिए। तो सियोल भी कहता है कि तुम लोग यहाँ पर इस बारे में जो सोच रहे हो ये मिशन उससे बहुत ज्यादा खतरनाक है। जोरिम कहता है क्या मतलब है, क्या इस मिशन के अंदर कुछ और भी है। तो सियोल भी से कहता है कि हाँ इस मिशन के अंदर कुछ और भी है, क्योंकि ये मिशन जो है ये हमारी डीमन कर्ल की टेरिटरी में नहीं होने वाला, बल्कि ये मिशन जो है माउंट हुआ के टेरिटरी में होने वाला है। जैसे सियोल भी यहाँ पर ये बात करता है तो सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि वाकई में ये माउंट हुआ के टेरिटरी में होगा, इसका मतलब यह है कि हमें वहाँ पर राइडियस कमीनों को मारने का मौका मिलेगा। तो वो सभी लोग कहते हैं कि हम लोग एक्साइटेड है, हम लोगों को कब निकलना है। तो सोरियोंग पूछते हैं कब जाएंगे। तो सियोल भी कहता है कभी नहीं, अभी यहाँ पर एक और बंदे को आने दो, वो यहाँ पर आखिर में मिशन के बारे में इंट्रोडक्शन देगा और साथ ही में यहाँ पर कुछ किट्स देगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर से जाएंगे। और साथ ही वहाँ पर चोन वैंग को दिखाता है कि चोन वैंग आ जाता है और उनसे कहता है कि तुम सभी लोग रेडी हो। तुम्हारा सियोल भी जो होता है उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि चोन वैंग जो है वो सिल्वर स्पिरिट यूनिट का कमांडर है और साथ ही यहाँ पर हमारे गोनमा का राइट हैंड मैन भी है। तो सियोल भी उसके स्टैट्स को नहीं देख पा रहा था और कहता है कि ये कमीना तो एब्सोल्यूट मास्टर राम का एक बहुत ही पावरफुल सुप्रीम डीमन राम का मास्टर है। तो सियोल भी कहता है कि हाँ हम सभी लोग रेडी हैं। तो इसी के साथ ही चोन वैंग जो होता है वो कहता है कि वाकई में तुम रेडी हो, और वो आसपास देखता है उसके कमांडर्स को देखने के बाद कहता है क्या तुम इसे रेडी होना कहते हो, मुझे लगता है कि तुम लोग मरने के लिए तैयार हो रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह की बेवकूफ टीम के साथ तुम यहाँ पर कुछ हासिल कर पाओगे, ये बहुत ही कमजोर टीम है। और साथ ही उसके सामने वहाँ पर इन्फॉर्मेशन वाला पेपर रखता है और कहता है कि इसके ऊपर यहाँ पर हमने तारियों की तस्वीर बनाकर रखी हुई है, तारियों को अच्छी तरह से देख लो और इसके बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन वहाँ पर से गैदर करनी है, जितनी इन्फॉर्मेशन होगी वो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वापस आना होगा। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इस मिशन को कर पाओगे, और अपने पास एक पॉइजन वाली बॉटल उसकी तरफ फेंकता और कहता है इस बॉटल को अपने पास रखो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, और तुम्हें पता तो है ना कि इसके साथ क्या करना है। अगर तुम सक्सेसफुल रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। लॉर्ड गोनमा ने तुम्हें यहाँ पर सब कुछ पहले से बता दिया होगा और तुम यहाँ पर उनके लिए मुश्किल क्रिएट नहीं करोगे। और चोन वैंग इसी के साथ ही वहाँ पर चला जाता है। उसके चले जाने के बाद बाकी के सभी लोग कहते हैं ये बंदा कुछ ज्यादा ही रूड था, आज यहाँ पर इस तरह से हमसे बात कैसे कर सकता है। जबकि मूगी कहता है कि कैप्टन इसके अंदर क्या है, जो आपको क्या देकर गया है, इस छोटी सी बॉटल के अंदर क्या है। तो सियोल भी कहता है कि इसके अंदर बोन मेल्टिंग एसिड है। तो ये बात सुनते ही मूगी कहता है क्या बोन मेल्टिंग एसिड, लेकिन वो हमें ये क्यों देकर गया होगा। तो सियोल भी कहता है कि अब तुम्हें समझ आ रही है कि ये मिशन कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अगर हम लोग मिशन में नाकाम हुए तो हमें खुद अपनी बॉडी के ऊपर बोन मेल्टिंग पॉइजन डालना होगा, ताकि हमारी बॉडीज वहां पर पिघल जाए और किसी को इस बारे में पता भी ना चल सके कि हम लोग कौन थे और किसके लिए काम कर रहे थे। अब उसके कमांडर्स जो होते हैं वो थोड़ी देर के लिए वहां पर खामोश हो जाते हैं, काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तो सियोल भी कहता है कि मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला और उसके बाद हम लोग यहाँ पर से निकलेंगे। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें कैंप साइड का दिखाया जाता है। वो माउंट वेंगा के ऊपर जाकर अपना बेस लगाते हैं और वहीं पर रात गुजारते हैं। तो वो लोग वहां पर बैठे होते हैं और वो लोग सोच रहे होते हैं कि ये मिशन वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, लेकिन साथ ही वापस में गप्पे लगा रहे होते हैं। जहां पर मां जोंगजिंग जो होता है वो हमारे मूगी से कहता है कि अगर तुम अपने हाथ को छोटा करके दिखाओगे तो फिर मैं यहाँ पर एक गोल्ड कॉइन की बैट लगाता हूँ, अगर तुमने छोटा कर दिया तो
एक गोल्ड कॉइन तुम्हें दे दूंगा। तो मूगी कहता है श्योर, यहाँ पर तुमने सभी के सामने बात की और मैं यहाँ पर तुम्हें अपना हाथ छोटा करके दिखाऊंगा। और वो अपनी शैडो डिसेप्शन टेक्निक को यूज करते हुए अपना हाथ छोटा करके उसे दिखाता है और उसे कहता है कि चल जल्दी से आप मेरे पैसे निकाल, तुमने यहाँ पर मेरे साथ शर्त लगाई थी। वो कहता है नहीं मैंने तो बस यहाँ पर ऐसी शर्त लगाई थी, मेरे पास कोई पैसे हैं नहीं, हम तो दोस्त है ना, दोस्तों में यहाँ पर कैसी बैठ हुई। तो मूगी उसे कहता है कि हम लोग कब से दोस्त हो गए, तुम तो हमेशा मेरे ऊपर चिल्लाते रहते हो, अब जल्दी से मेरे पैसे निकालो। जबकि हमारे सोरियंग वहाँ पर बैठी कहती है कि ये बेवकूफ यहाँ पर कैसे आपस में गप्पे लगा रहे हैं। हमारा सोल भी साइड के ऊपर से आता है, कहता है कि थोड़ी देर पहले तुम लोग कुछ ज्यादा सीरियस लग रहे थे, लेकिन अब देखो तुम लोग यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही ना और तुम लोग किसी आम पिकनिक के ऊपर आए हो, तुम लोग तो यहाँ पर काफी ज्यादा रिलैक्स लग रहे हो। तो योंगजिंग उसे कहता है कि यहाँ पर रिलैक्स होना ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर परेशान होने से कौन सा मिशन हल हो जाएगा। तो हमारा सोल भी कहता है हाँ ये बात तो काफी ज्यादा अच्छी है, हमें यहाँ पर रिलैक्स भी होना चाहिए, वरना हमारी बॉडी बहुत ज्यादा टेंस हो जाएगी और हम लोग मिशन के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ ही हमारा सोल भी चाहता है लोगों से कहता है कि मैं तुम सभी लोगों से यहाँ पर एक फेवर चाहता हूँ। तो जोक्सोंग कहता है कि क्या फेवर चाहिए आपको। तुम्हारा सोल भी कहता है क्या तुम लोगों को याद है मैं तुम लोगों से पहली बार मिला था, मैंने तुम लोगों से कहा था कि सभी लोग मेरे ऊपर अटैक करो, ऐसे ही मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने फिर से एक स्किल टेस्ट रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग मिलकर मेरे ऊपर अटैक करो, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम सभी लोग यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग होकर इस मिशन के ऊपर जाने के लायक हो या नहीं। अगर तुम में से कोई एक भी मेरी बॉडी के ऊपर स्क्रैच डाल पाया तो मेरे साथ आगे जाएगा, वरना तुम लोग यहाँ पर से वापस घर जाओगे। सोल भी जो होता है वहाँ पर अपने सभी कमांडर से कहता है कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम सभी लोग एक साथ मेरे पर अटैक करो, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम लोग इस लायक हो भी कि तुम्हें इस मिशन के ऊपर लेकर जाया जा सकता है या नहीं, क्योंकि ये मिशन खतरनाक होने वाला है और तुम में से जो भी यहाँ पर मुझे मेरे सामने अपनी पावर्स को साबित नहीं कर पाएगा वो यहाँ से घर वापस जाएगा। और मैं सोल भी सोच रहा था कि ये मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ये सभी लोग यहाँ पर पम्प अप हो इस मिशन के लिए, इस मिशन को करने के लिए कम से कम अपनी वर्थ को साबित करे कि ये इस मिशन को पूरा करने के लायक है भी या नहीं। तो स्योकजोंग कहता है कैप्टन प्लीज यहाँ पर हमारी बात को गलत मत समझिएगा, लेकिन हम सभी लोग पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं, वो भी आपकी वजह से, आपने हमें काफी सारी मार्शल आर्ट सिखाई है और हम लोग खुद भी यहाँ पर अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपने यहाँ पर मुझे जो टेक्निक दी थी फायर मास डीमन स्टाइल वाली, उससे तो मैं यहाँ पर अपनी फायर को कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। और जोरिम जो है वो यहाँ पर एक्सट्रीमली जैंग टेक्निक्स के ऊपर फोकस कर रहा है, जिसकी वजह से वो भी यहाँ पर अपनी लिमिट से 2 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है। योंगजिन और उसके साथ साथ सोरियंग दोनों ने यहाँ पर उस सो शिंसु स्कूल की स्पेशल टेक्निक को मास्टर किया जो आपने दी थी, दोनों यहाँ पर जिन टेक्निक को मास्टर कर रहे हैं जिससे वो आइस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। और मूगी उसके बारे में तो बात ही मत करे, उसके बारे में रहने देते हैं क्योंकि वो एक बेकार इंसान है। ऊपर से अब हम लोग यहाँ पर 5 है, पहले हम लोग 4 थे और हम सभी लोगों के पास कस्टमाइज्ड वेपन्स भी हैं, यानी कि हम सभी के पास अपने अपने वेपन्स हैं जिसकी वजह से हम लोग आपके पास अटैक करके आपको जख्मी कर सकते हैं। तो हमारा जो सोली होता है उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या इस तरह की बकवास बातें किए जा रहे हो, घुमा फिरा कर बात मत करो, डायरेक्ट बात करो। क्या तुम यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि तुम लोग इस बात से डरते हो कि इतने स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी तुम यहाँ पर अपने कैप्टन से मार खा लोगे, 5 लोग होने के बावजूद तुम यहाँ पर डर रहे हो, तुम 5 यहाँ पर मिलकर मुझे हरा नहीं पाओगे। तो इसी के साथ ही सोल भी जो होता है वहाँ पर उनकी इंसल्ट करता है। तो सोंगजिंग उसे कहता है कि मुझे पता है कैप्टन तुम यहाँ पर हमारे सामने इस तरह की बात इसलिए कर रहे हो ताकि हमें इंसल्टिंग फील हो और हम लोग तुम्हारे पर अटैक करना शुरू करें। तो हमारा जो सोल भी होता है उनसे कहता है कि नहीं मैं तो बस यहाँ पर सीधी सीधी तुम्हारी इंसल्ट कर रहा हूँ, ये बात वाकई में सच है और तुम्हें लगता है कि तुम लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बन गए हो, इसी वजह से वहाँ पर चोन वैंग ने तुम्हारी इंसल्ट की थी कि इस तरह की टीम के साथ जाकर मैं मरने वाला हूँ और मेरी टीम भी मरने वाली है। तो योंगजिन उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि आप जानबूझकर यहाँ पर हमें गुस्सा दिलवा रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो कुछ भी होगा वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, मैं यहाँ पर अब वाकई में गुस्सा हो गया और हम लोग यहाँ पर अटैक करेंगे। तो मूगी कहता है कि हमें यहाँ पर फाइट करने की जरूरत ही क्या है जबकि हम लोग यहाँ पर बैठकर बात कर सकते हैं। तो योंगजिन कहता है नहीं मुझे लगता है कि कैप्टन का कॉन्फिडेंस पता नहीं कहाँ से आ रहा है, हम 5 लोग हैं, 5 लोग मिलकर यहाँ पर अगर अटैक करेंगे तो हम लोग कैप्टन को जरूर हरा देंगे। और मूगी से भी कहता है कि चल मूगी जल्दी से उठ जाओ। और हमारी सोरियों कहते हैं कैप्टन फिर से एक बार सोच लो क्या वाकई में तुम यहाँ पर हम 5 को एक साथ फेस कर पाओगे। तो हमारा सोल भी कहता है कि मेरे पास यहाँ पर अपनी एक वजह है ये सब कुछ करने की, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर चेक करना है भाई तुम लोग यहाँ पर कितने स्ट्रॉन्गर हो चुके हो और तुम तो यहाँ पर इस बारे में बात ही मत करो सोरियों, क्योंकि तुम यहाँ पर पूरी टीम में सबसे ज्यादा कमजोर हो। तो सोरियों की बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है और कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। तुम्हारा इसी के साथ ही सोल भी जो होता है अपने पाँव के नीचे से अपनी सो शिंसु स्कूल की टेक्निक को रिलीज करते हुए आइस को रिलीज करता है और कहता है कि अब जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं देखता हूँ कि तुम में से कौन यहाँ पर मेरी बॉडी पर स्क्रैच डाल पाता है। और साथ ही हमारा सोल भी जो होता है वहाँ पर फ्री स्टाइल को एक्टिवेट करता है ताकि वो खुद से फाइट कर सके और सिस्टम उसमें इंटरफियर ना कर सके। तो सोल भी कहता है कि मैं तुम सभी के एसेस को किक करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। और वहाँ पर कॉम्बैट स्टाइल को चूज करने के बाद अब यहाँ पर फाइट की बारी होती है, 5 उसके चारों तरफ खड़े होते हैं वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा सोल भी जब वहाँ पर पूरी तरह से फाइट करने के ऊपर ध्यान दे रहा होता है तो मूगी उसे कहता है कैप्टन ये देखो। तो मूगी उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और उसे कहता है देखो मैंने अपने हाथ को छोटा कर दिया। और जब वहाँ पर अपना हाथ दिखा रहा था इसी के साथ ही हमारी सोरियोंग जो होती है वो पीछे से निकलती है और अपने नाइफ्स को सामने की तरफ थ्रो कर देती है। वो जब से वहाँ पर अपने नाइफ्स को सामने की तरफ थ्रो करती है सोल भी उसके अटैक को अवॉइड करता है, कहता है कि ये अच्छी टेक्निक थी मुझे डिस्ट्रैक्ट करने वाली। और साथ ही हमारा सोल भी कहता है लगता है कि सोरियोंग यहाँ पर कुछ ज्यादा सीरियस हो गई है। और इसी के साथ ही वहाँ पर पीछे से जोरिम निकलता है अपने भाले के साथ अटैक करता है और उसे कहता है कैप्टन अब यहाँ पर तुम नहीं बचोगे। और उसके पीछे से वहाँ पर माँ योंगजिंग और जोक्सोंग दोनों निकलते हैं और दोनों एक साथ मिलकर अटैक करते हैं। तो सोल भी कहता है कि हाँ ये बात ठीक है कि तुम लोग यहाँ पर अच्छे से अटैक कर रहे हो लेकिन तुम लोग अभी भी यहाँ पर काफी ज्यादा स्लो हो। और वो दोनों को पीछे की तरफ गिरा देता है। जोरिम जो सामने से अटैक कर रहा था उसके भाले को नीचे की तरफ झुकते हुए अटैक को अवॉइड करता है और उसे कहता है तुम्हारा हर एक मूव यहाँ पर प्रेडिक्टेबल है। और इसी के साथ ही दिखाता है कि साइड के ऊपर से हमारी सोरियोंग जो होती है वो अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करती है। तुम्हारा सोल भी जो होता है वहाँ पर तलवार को घुमाकर उसके अटैक को ब्लॉक करता है और उसे कहता है कि सोरियोंग तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर जिस तरह के तुम्हारे पास स्किल्स हैं तुम्हें यहाँ पर क्लोज कॉम्बैट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्लोज कॉम्बैट में तुम बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हो और फिर भी
तुम यहाँ पर मेरे करीब आकर अटैक कर रही हो। लेकिन असल में हमारी सोरियंग ज्योतिया पीछे से निकलती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ पर क्लोज कॉम्बैट में आई ही नहीं। और सियोल्वी सामने देखता है तो वो मूगी होता है। तो हमारा मूगी बैठा रो रहा होता है क्योंकि उसकी तलवार हमारे सियोल्वी ने 2 हिस्सों में काट दी होती है। और हमारी जो सोरियंग होती है पीछे से अपने नाइफ्स के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। और हमारा सियोल्वी बड़ी मुश्किल से अटैक को अवॉइड करते पीछे की तरफ हटता है। सियोल्वी जब अटैक को अवॉइड करता है तो वो सभी लोग अब यहाँ पर उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा सियोल्वी कहता है कि डिसेप्शन आर्ट काफी अच्छे से काम कर रही है और तुम सभी लोग अब यहाँ पर मिलकर अटैक कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पर इस बात का भरोसा है कि अगर यहाँ पर कोई मुश्किल सिचुएशन आती है तो कम से कम तुम लोग यहाँ पर फाइट बैक तो कर ही पाओगे। मैं यहाँ पर तुम सभी के लिए ऐसे परेशान हो रहा था। तुम्हारा सियोल्वी कहता है कि लेकिन अभी तक तुम में से कोई भी मेरी बॉडी के ऊपर कोई स्क्रैच नहीं डाल पाया। इसका मतलब है कि तुम सभी को घर जाना होगा। लगता है कि तुम लोग सीरियस नहीं हो। तो जोरिम और इसके साथ ही स्योकजोंग दोनों वहां पर अपनी फायर मास डीमन स्टाइल टेक्निक को रिलीज करते हैं। और दूसरी तरफ हमारा जोंगजिन और हमारी सोरियोंग जो होता है वो दोनों वहां पर अपनी सो शिंशु स्कूल की जिन टेक्निक को रिलीज करते हैं। जबकि हमारा मुगी जो होता है वो भी अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है कि मुझे अपनी टूटी तलवार का बदला लेना है। तो सियोल्वी कहता है कि हाँ मुझे यही तो देखना था। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने उन टेक्निक्स को किस हद तक मास्टर किया। चलो जल्दी से आ जाओ। और साथ ही हमारा सियोल्वी ऊपर की तरफ जंप करता है और कहता है कि मुझे दिखाओ कि तुम लोग क्या कर सकते हो। और वो लोग जो होते हैं वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक्स के साथ हमारे सियोल्वी के ऊपर अटैक करते हैं। हमारा सियोल्वी उन सभी की टेक्निक्स को अवॉइड करते हुए उनसे कहता है कि अब देखो मैं यहाँ पर तुम्हें एक स्पेशल स्किल दिखाने वाला हूँ और जिस स्किल देखने के बाद उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाओगे। और साथ ही हमारा सियोल्वी वहां पर अपनी विंड ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन टेक्निक को रिलीज करता है। जब वो स्पेशल टेक्निक को वहां पर रिलीज करता है तो एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। धमाका हटने के बाद दिखाते हैं कि हमारा सियोल्वी आग के पास बैठा होता है। सियोकजोंग जो होता है उसे होश आती है तो उसे पूछता है कि जियोक्सोंग क्या तुम्हें होश आ गई। तो वो कहता है हुआ क्या था। सियोल्वी कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम सभी को नॉकआउट कर दिया। मैंने एक स्पेशल टेक्निक को यूज किया जिसकी वजह से तुम सभी लोग प्रेशर की वजह से बेहोश हो गए थे। मैं यहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम में से कोई भी यहाँ पर बुरी तरह जख्मी नहीं हुआ। हमारी सोरियोंग भी उठकर बैठती है और कहती है कि यहाँ पर हुआ क्या था। थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर चीफ ने एक बहुत ही पावरफुल स्पेशल टेक्निक को यूज किया। सभी लोग आहिस्ता आहिस्ता उठ जाते हैं मूगी को छोड़कर। मूगी अभी भी वहां पर बेहोश पड़ा होता है। तो हमारा जियोक्सोंग कहता है कि हमारे कैप्टन तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए हैं। लगता नहीं है कि हम लोग कैप्टन को यहाँ पर हरा पाएंगे और कैप्टन को स्ट्रॉन्ग होना भी चाहिए था। सियोल्वी सभी लोगों से कहता है कि जितना मैंने तुम सभी के बारे में सोचा था तुम सभी लोगों की पावर लेवल्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर तुम लोगों को जो ट्रेनिंग सेशंस दिए थे तुम लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो तुम सभी लोग इस मिशन के ऊपर मेरे साथ चल सकते हो। हम लोग इस जगह के ऊपर एक दिन और यहाँ पर रुकने वाले हैं और उसके बाद हम लोग कल यहाँ पर से निकलेंगे ताकि हम लोग जाकर उस बंदे के बारे में ताइरियोंग के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल कर ला सकें। सियोल्वी उनसे कहता है कि यहाँ पर तुम सभी लोगों के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तुम सभी लोगों ने यहाँ पर मुझसे फाइट करके अपने स्किल्स दिखाए। लेकिन जब हम लोग दुश्मन का सामना करेंगे इस वक्त तुम्हें यहाँ पर इस तरह का मौका नहीं मिलने वाला। दुश्मन तुम्हें बेहोश करने के बाद तुम्हें छोड़ेगा नहीं बल्कि तुम्हें मार डालेगा। इसलिए अगर यहाँ पर तुम्हें अपने ऊपर जरा सा भी डाउट है कि तुम ये नहीं कर सकते तुम्हें यहीं पर से वापस चले जाना चाहिए। सियोल्वी उन लोगों को वहाँ पर एक अच्छी सी स्पीच देता है और उसके बाद वो सभी लोग रेडी हो जाते हैं। तो अगले दिन वो लोग माउंट गा के ऊपर जाकर ढूंढना स्टार्ट करते हैं। वो लोग आसपास की हर एक जगह के ऊपर ढूंढते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी निशान नजर नहीं आते। वहाँ पर मिसिंग इंसान के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, कोई भी क्लू नहीं मिलता क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं और अब यहाँ पर कौन सा सबूत मिलने वाला है। सभी लोग अब वहाँ पर खड़े सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें। हम लोग एक्सपीरियंस ट्रैकर्स हैं लेकिन इसके बावजूद हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल पा रहा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई सबूत है ही नहीं क्योंकि हमसे पहले भी यहाँ पर काफी सारी टीम्स को भेजा गया होगा और वो टीम्स भी यहाँ पर उसको नहीं ढूंढ पाई होंगी। तो सियोल्वी के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि उसे यहाँ पर अपने कॉम्बैट स्टाइल के सिमुलेशन मोड को यूज करना होगा जिसमें वो यहाँ पर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता है। तो वो कैसे करेगा और उसे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे।